अच्छा होते सर। एक तरफ मणिपुर, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर जल तो रहे हैं दोनों, और हम जल तो रहे हैं, इसलिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। ये तो सिर्फ एक झांकी है, हमें बहुत कुछ करना बाकी है सर। और एक देखिए, और एक डिविजिव लेजिस्लेशन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 एंड एनआरसी। तो इस तरीके की डिविजन लेजिस्लेशन के विरोध हम लोग किए हैं सदन के अंदर। जो हम किए हैं बताते हैं सर, हम लोग विरोध किए हैं, ये फार्म लोग के चलते हम विरोध किए हैं, और हमारे विरोध के चलते, देश की किसानों की विरोध के चलते ये सरकार को फिर वापसी तो लेने पड़ी सर। फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग तो विरोध किए थे सर। जो किए हैं हम वजह क्या है बता दिए हैं सर, और ये सारे हमारी तरफ से बात रखे गए हैं सर। हम तो ये चाहते हैं कि आज की हालत में हमारी तरफ से और एक मांग आपके पास रखना चाहते हैं। वो मांग ये है सर कि हमारी सदन में एक आप नियम चालू करें, इसमें विपक्ष के लिए सिर्फ एक दिन विपक्ष के लिए डेडिकेटेड किया जाए। उस दिन विपक्ष सब कुछ बोलेगा, विपक्ष को जो मर्जी विपक्ष को बोलते रहेंगे। इसलिए एक दिन विपक्ष के लिए अब रख दिया करो सर। आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी, ये सोनिया गांधी जी वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं, और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए ये वोमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे सर। बस हो गए सर। मैं ये कहना चाहते हैं सब देश के हम ये कहना चाहते हैं सर, ये हमारे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस है, हमारे लिए बहुत सारे अवसर भी है। तो चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी के बीच मैं ये कहना चाहते हैं कि आज देखिए एक माहौल पैदा होते जा रहे हैं कि मेजोरिटी रहने से सब कुछ कर सकते हैं सर। देयर आर फियर्स ऑफ एन एम्बिशन टू एस्टैब्लिश ए वन पार्टी डिक्टेटरशिप। ये देश में एक माहौल पैदा हो रहे हैं। दिस हैज लेड टू द साइडलाइनिंग ऑफ द ऑपोजिशंस रोल इन पार्लियामेंट, डिस्टेबिलाइजेशन ऑफ ऑपोजिशन लेड गवर्नमेंट through tactics like the purchase of members of legislative assembly and the selective use of central agencies such as Enforcement Directorate, CBI, Income Tax Department against opposition leaders and ministers. Furthermore, the devaluation of parliament and the erosion of parliamentary procedure have become particularly pronounced during the second term of this dispensation. In 2021, the Parliament convened for fewer than 50 days with minimal discussion on legislation and inadequate scrutiny of legislative bills. The decline in the referral of bills to standing committee is also notable, dropping from 60 to 70% during the previous government to only 22%. आपके लिए अच्छा होगा, ये हमारे डिप्टी लीडर है, पूछिए ना सर। हो गया the first term of this government, a mere 13% in the second term. Additionally, the opposition has been denied the right to raise issues and press for vote during the legislative process, further undermining parliamentary norms. Sir, same is the status of Rajya Sabha. I don't know whether it will be allowed or not. Sir, India's transition, sir, मान के चलिए, India's transition from one-party dominant system to multi-party system, and more recently to a nascent one-party system under this regime has fundamentally altered the dynamics of engagement with Parliament. One positive aspect of parliamentary story is its representativeness. Initially in 1952, Parliament consisted mainly of lawyers associated with the freedom movement and pre-independence legislative bodies. But now, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, all have been included in the legislative mechanism. It's a very positive idea. Sir, मैं जानता हूं सर आपको थोड़ा जल्दबाजी है, मैंने आपके पहले बोल दिया था सर। मैं ये कहना चाहते हैं कि देखिए सर, ये हमारे देश
इसमें तरह तरह की बात तो किए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इंक्लूसिवनेस की बात होते हुए भी इंक्लूसिव नहीं है हमारे पार्लियामेंट। आप खुद देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को संख्या देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज कटुता हम नहीं चाहते सर। बात यह है कि सर ये हिंदुइज्म की अगर बात करें, हिंदुइज्म क्या होते हैं? हिंदुइज्म में 4 वेद है, मिलियंस ऑफ गॉड्स है, 18 उपनिषद है, 18 उपनिषद है सर, 6 क्लासिकल स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है सर, दो एपिक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा मान लिया आप अच्छा ठीक है, तो है तो that means what does it suggest? It suggests that plurality is the essence of our civilization. We may be a young nation, but certainly we can proud of old civilization. Sir, हमारे civilization क्या कहते हैं? Plurality की बात करते हैं। India as a nation or as a civilization is an unending celebration of pluralism. Sir, pluralism accommodates differences, and differences in turn embody, enact dissent. सर ये हम कहना चाहते हैं, जब ये कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है? यही तो मतलब है, सबको चिंता को, सबकी भावना को शामिल करना चाहिए। सर हमारे सरकार कहिए, हमारे संस्कृति कहिए, ये संस्कृति में ये भी दोहरा गया है, अहंकारम बलम दर्पम क्रोधम। सर अहंकारम बलम दर्पम ये वर्जित किए हैं हमारे हिंदू धर्म। सर इसलिए मैं कहना चाहते हैं, अहंकार को छोड़ना चाहिए हम सबको। हो सकता है आपका बहुत सारी क्षमता हो सकता है, आपको कभी हमको, लेकिन इसको वर्जन करना चाहिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम समस्थिता मम आत्मा सर्वदेहेषु प्रदो विष्णु अभ्यसुआ का मतलब क्या है? मतलब ये होते हैं कि ऊपर वाले को गुस्सा की आप आमंत्रण ना करें तो बेहतर है। सर इसलिए आज जब सदन के अंतिम दिन है, मैं उस बुजुर्गों को स्मरण करते हैं जो हमारे बीच अभी नहीं है। हाँ सर मैं और एक बात रखना चाहते हैं सर बस लास्ट बात सर मेरा। देखिए सर हम सब ये हमें भुगतना पड़ता है सर इसके लिए, इसलिए मैं रखना चाहते हैं आपकी निगाहों में। सर ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये मान के अब सुन लीजिए सर, इट इज पार्ट ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पार्लियामेंट्री राइट ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। Every member is entitled to freely and fearlessly express himself on the floor of the House, inter alia on burning issues of the day and matters of urgent public importance. If a member fails to do so under one of the available procedural devices, he often takes recourse to what has come to be known as zero hour. While unparliamentary or objectionable expression may be expunged from the proceedings of the two houses of parliament by the respective presiding officer under the existing rules, shutting off or blinding the proceedings of any house under the presiding officer's direction, that nothing of what is said without his permission would go on record may be questionable desirability, in as much as in that case the reports of the proceedings cannot really be regarded anymore as a faithful record of all that happened. This applies equally well to the expurgated and edited version of the selected proceedings that may be telecast. In any case, when the question hour or any other part of the proceeding is telecast live, how can the presiding officer expansion orders operate? सर इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे अधिकार को ये दे जाना चाहिए। सर हम चाहते हैं कि सदन की जो गरिमा, वो गरिमा बरकरार रही है। सर आज स्पेशल सेशन है, ये नॉर्मल सेशन है, क्या है किसी को पता नहीं। हमें बाहर से मीडिया वालों के हवाले से पता चलता कि स्पेशल सेशन है या नहीं। सर जब मिडनाइट सेशन होते हैं, जैसे कि आजादी के दिन हुई थी 14-15 अगस्त, वैसा मिडनाइट उसमें चर्चा नहीं होते। जैसे कि जीएसटी के लिए नरेंद्र मोदी जी किए थे, चर्चा नहीं होते, लेकिन बाकी स्पेशल सेशन में चर्चा होते। लेकिन इसके साथ साथ
बाकी लेजिस्लेशन नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ 8-9 सारे मुद्दे को आप शामिल किए हैं। पता नहीं इस तरीके की कैसे आप सदन को गरिमा को बरकरार रखेंगे। क्वेश्चन आवर में हमें शामिल होने का मौका नहीं है, 0 आवर उठाने का मौका नहीं है। फिर आप कहते हैं कि गणतंत्र गरिमा को बजाय रखना चाहिए। सर, ओल्ड से न्यू हम जाते हैं, ओल्ड को हम भूलना नहीं चाहते। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। सर, देयर इज अ सेइंग दैट ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। ओल्ड हॉर्स इज बेस्ट टू राइड। अकॉर्डिंगली ओल्ड हाउस इज बेस्ट टू बस। हम नया सदन में जाएंगे लेकिन पुराने को याद में रखेंगे। सर, फिर एक बार कहना चाहते हैं, हमारे राजेश खन्ना जी बाबू मोशाई एक पिक्चर थे, उसमें कहा था जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। हम रहे या ना रहे, लेकिन आज सदन के अंदर हम जो करते जा रहे हैं, अगले दिन हमारा पीढ़ियों ने इसको याद रखेंगे। इसलिए जिंदगी बड़ी होना चाहिए, लंबी नहीं। ये बात कहते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का संयुक्त ग्रुप फोटोग्राफ, राज्यसभा सदस्यों के ग्रुप फोटोग्राफ और 7वीं लोकसभा के सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ मंगलवार 19 सितंबर 2023 को 9:30 बजे संसद भवन के प्रांगण नंबर 1, द्वार संख्या 1, सेंट्रल हॉल के बीच में किया जाएगा। अतः मैं आपसे अनुरोध है कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए 19 सितंबर 2023 को पूर्वाह्न 9:15 पर उपस्थित स्थल पर पहुंचे, ऐसा मेरा आग्रह है। श्रीमान TR बालू साहब। Sir, from 1962 onwards, the DMK, now presided by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. M.K. Stalin, has been part of all historical discussion in this House and also in the other House. Sir, though called this is the special session, there is nothing special about it. Just yet another session. The new Parliament building has been constructed at an enormous cost without a felt need. Money has been carved out by government when there is so much of financial crunch. Now Parliament House inaugurated with much fun and fair, but why the last session was not held? Was it due to any vast consideration or any only today you could find the auspicious moment? More than auspicious time, what is needed is an auspicious agenda of business, which augurs well for the well-being of peace, progress and happiness of 143 crore people. This session in new premises seems not to be a social session but an emergency session, or to carry out certain urgent mission of the ruling party to fulfill certain ulterior objects only in violation of democratic norms. This sitting will take stock of India's journey as an independent nation. We got independence in 1947. The 75th year of celebration fell last year in 2022. We have already stepped into 76th year. If at all any special event has to take place of the long journey, it has been done, it should have been done last year itself. Okay, even accepting the while that we are commending our 75th year Parliament, such a special sitting should have been done in the historic Parliament, house where the country's destiny was decided further nurtured and renewed in 1947. India, our country, our dear nation, the largest and vibrant democracy in the world, is today because of the invaluable contributions of firstly of the people of the country. Then comes to the political parties and the leaders who steered government for the majority of the time. That is, for the past 6 years, government of India was run by parties other than the present party. The strong base of the modern India, the developed India, was laid by 6 decades of planned work done by sovereign leaders, starting from Jawaharlal Nehru,
the light of Asia. Contributions of Prime Ministers Lal Bahadur Shastri, Indira Gandhi ji, Morarji Desai ji, Chaudhary Charan Singh ji, young Prime Minister leader Rajiv Gandhi ji and Narasimha Rao are great indeed. Tower of strength of the backward class masses who constitute more than 60%. VP Singh ensured social justice to them, which was denied to those marginalized fourth-level people, so-called Sutras. His contribution is immense and invaluable. It will stand out and shine in our modern history of progress. His government was pulled down with vengeance by forces inimical to the empowerment of weaker section. Leaders and their parties who led the country with a lot of sagacity and foresightedness. Whenever there was political instability, when single-party majority evaded mainstream parties, it was like saving and protecting standard person. It happened in 1989, 96, 98, 99, 2004 and 2014. The leaders who came to the rescue of the nation at critical times were Deva Gowda, I.K. Gujaral, Atal Bihari Vajpayee and Dr. Manmohan Singh. The political leaders who played a great role then were DMK leader Dr. Karunanidhi, NTR, George Fernandez, Communist Party like Indrajit Gupta, Somnath Chatterjee, Sujit Singh. When we look back at 75 years, the contribution of these tall leaders is great and needs special mention. The contribution of opposition parties, mostly of the regional parties like DMK, in national politics and governance, have a special place. This constructive opposition criticism and suggestions have helped the government from time to time take corrective measures because they have represented the regional interest and linguistically minority population groups. DMK in parliament since 1962. Our founder leader Anna, who was in high esteem by his contemporary leader Nehruji, Vajpayee and others, spoke for the political rights of states, protection, development of various classical languages like Tamil, though he advocated a separate Dravida Nadu in 1962. When the Chinese force was on us, he felt that territorial integrity of India was paramount importance. Though Anna gave up the Dravida Nadu, he claimed loud the reasons for a separate nation still existed. That way, it was sagacious advice of central government. After all, India is a union of states. That is the constitutional position. 560 princely states and kingdoms, including large countries like Kashmir, Hyderabad, small kingdom like Pudukkottai and Tamil Nadu, joined later with the independent India. Sikkim was the last to join in Indian part. In the last 75 years, promises given to its members, state and just aspiration of the people of the states, with various cultures and traditions have been broken by Union of India. The latest example is repeal of Article 370 and snatching away the special status of Jammu and Kashmir, like rubbing salt on the serious wound that large states have now been broken into two union territories, whereby the emotions and rights of the people of Kashmir have been trampled upon. While looking back India 75 years, patting our backs and claiming credit to the impressive performance like Chandrayaan by individual leaders and parties is not appropriate. The success we have seen so far is success of 140 crores of people of this country. Without their support, strength, labor and commitment, nothing is possible. What we have really introspect is the failures we have faced in 75 years. These failures are the result of the broken promises as in Kashmir, Manipur, Tamil Nadu and other states. Union of India should go extra mile to get full confidence of the people of states and fulfill the regional aspirations in terms of secularism, equal rights for development, linguistic, political and democratic rights. While mentioning about the crucial role played by DMK party in ensuring stability and national government at the center, I have tell you about the support extended to Indiraji government in 1969 and Vajpayee government in 1999. After vertical split support by Congress in 1969, the Indiraji government lost majority. It becomes a minority government. This happened after leader Anna has passed away in 1969. Congress was not our friend then.
But when mattered to our great leader Kalinga, who succeeded Anna as Chief Minister and President of DMK, was stability of the Union of India. Still, the scares of 1962 war with China was still paining us. Therefore, Kalinga decided with a clear vision to support Indira Ji with our 26 members in Loksabha. With our continued support, she was able to bring the revolutionary policy measures like abolition of privy purse, nationalization of banks, and the other poverty alleviation program. Anna, a good friend of Atalji, after a very long political struggle, he is able to lead BJP to power in center 1998. It was a feeble, ragtag coalition with a particular party. Poor Vajpayee, a gentleman leader, was carrying on with his government. As is said in Tamil, Nitya Gandam Purna Aisu, daily death, threat by alive still. This was the condition of Vajpayee government. The government was in ICU for 13 months. She was gifting life to Vajpayee government on a daily basis. What a pity. Ultimately, she pulled out and government fell at 13th month in March 1999. On the confidence motion in Lok Sabha, DMK supported Prime Minister Vajpayee, but he lost by 1 vote. In the subsequent election, we supported Vajpayee's candidature for the Prime Minister because, as I said, he was a gentleman politician, a statesman, and above that, he did not have animosity towards all minorities. He willingly agreed to common minimum program with alliance partners. He stuck to Raj Dharma. Not only that, Vajpayee has asked his other leaders in his party to stick to Raj Dharma. He was able to complete his full term as Prime Minister with the precision cope. Pokhran test and Kargil victory was possible because of stability of Vajpayee's government with the DMK support and our leader Dr. Kalinga's support was the main reason. The present ruling party should revisit the pages of India's recent history and refresh itself with these important movements and appreciate how DMK has played a respectable role in providing stable government at the center. In the building of the modern India, the role of former young Prime Minister Rajiv Gandhi has an exceptional place. In fact, he is the father of the so-called digital India. His competence and involvement of the people of village level resulted in Panchayat Raj Act and empowerment of rural people's representative. His sacrifice of his life in pursuit of public services unparalleled in Indian history, sir. With this, I thank you for having given this. Thank you. Thank you. Shri Sudeep Bandyopadhyay ji. Sir, I rise to speak on the discussion on parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha, which has not yet been discussed in details at all in the House. Achievements, experience, memories and learnings. Sir, this is the last day of the current Parliament House. And this is possibly the last agenda we are going to discuss. So on the day of the nostalgia, we feel a flood of memories. The past and pledge to preserve our best democratic traditions for the future. Sir, the journey began just after independence with the covering of the Samvidhan Sabha, or Constituent Assembly, the list of members who registered and presented their credentials on the discussion held on December 9, 1946, from Bengal had been a veritable roll of honor. Many speakers took part. I will just remember their role. It read as follows. 1. Dr. B.R. Ambedkar from Bengal. Mr. Sarat Chandra Bose. Mr. Kiran Shankar Roy. Mr. Frank Reginald Anthony. Mr. Satyaranjan Bakshi. Dr. Prafullo Chandra Ghosh.
the list included another 25 members from Bengal who took part on this debate for the final publication of the Indian Constitution. Sir, the proceedings of the Constituent Assembly would have been very dull, Dr. Ambedkar said in his final speech in the Samvidhan Sabha. If all members had yielded to their party lines or party discipline in all its rigidity, then it could be a gathering of yes men only. But few persons raised their voice of their own, going out of the pledged resolution, which there were rebels rising to the lend qualified support to Dr. Ambedkar's motion to pass the Constitution. One of these rebels was Hari Vishnu Kamath, suggested that we the people of India. And that was inducted in the Constitution with the proposal of Hari Vishnu Kamath, we the people of India, had come to the end of a long journey, which was, however, the beginning of a longer, a more arduous and a more hazardous one. True to the Indian genius, he noted, our struggle, our awakening, began with a spiritual renaissance, which was pioneered by Ramakrishna Paramahansadev, Swami Vivekananda and Swami Dayananda. In the wake of those spiritual leaders came the political renaissance and the cultural renaissance, of which the torchbearers, the leaders, the guides were Lokmanya Tilak, Aurobindo and Mahatma Gandhi, and last but not the least, Netaji Subhash Chandra Bose. Today, we once again pay our tribute to those great leaders of our freedom struggle. Set the journey of a next 75 years. The covering of a 17th Lok Sabha in this historic house. Before moving from an old building to a new one, we need to understand the true meaning of the name of our country, India, that is Bharat. We are happy and comfortable with both the names. That we want to reiterate here also. Sir, while speaking inspiration from achievements and memories of the past, that is the main learning we must take for the future. We who currently in the opposition rededicate ourselves to defending democracy against authoritarianism and commit ourselves to building our new India on the strong foundations of secularism and federalism. One of our colleagues, Sugata Basu, now he is the head of the Harvard University, was MP in the 16th Lok Sabha, delivered a beautiful speech on this subject, which I remember very much. Sir, India has a parliamentary system of government. We are watching it since last 75 years. The Union of Parliament is the supreme legislative body of India. Our parliamentary democratic system stands upon the principles of communal harmony, secularism, and unity of the country. Ethos of our constitution vibrated as, after the constitution was passed, unity in diversity. This spirit is to be kept maintained. India is a country which almost believes on principles of Nana Bhasha, Nana Mat, Nana Poridhan, Bibidher Majhe Dekho, Milan Mohan. This is unity in diversity. This spirit was reflected from the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, and that should be reflected so long we remain in the country.
We speak ek jati, ek pran, ekota, ei desh amader vidhata. This country is godly to us. And this is one country, one feeling should percolate to the hearts of the every Indian. We believe the principles of unity amongst Hindu, Bauddha, Sikh, Jaina, Parsi, Muslim, Christian. Somewhere we are finding this idea is not being implemented in all parts of the country. Indian Parliament, sir, is famous for his ornamental speeches, records of debate and discussions since last its inception. Spirit of brotherhood and feeling of respect always used to maintain between one party MPs to the other parties, from which we are now lacking. This system is vanished. Prime Minister was expressing no claps from the opposition. I was hearing. But the system has been collapsed, and this is not a good sign which we are going to face. Sir, Indian Parliament at different occasions and different era have proven that how much powerful can Indian Parliament become at the time of crisis of nation. Whole Parliament stands by India or Bharat. Earlier Prime Ministers, sir, of all times responded to the questions raised by the members. But somehow we are not finding this since last 10 years. Why it is happening? I am here, sir, last 12 Loksabha. I have interacted with so many Prime Ministers in question hours. But this time I am not finding it. I hope this will be reflected at the new House. Continuous process of discussion in connection with international and very important national issues were part of regular parliamentary practices. Nowadays, it is totally invisible, sir. Indian Parliament have shown their unity amongst themselves when China or Pakistan invaded India. Atal Bihari Vajpayee ji praised Indira Gandhi by pronouncing her as Ma Durga. At the time of war in Bangladesh, we still remember it. There are exemplary precedents like this in the history of Indian Parliament. Opposition praising treasury benches opposition, these were reflected in the House on many occasions, on several times, but which is now being totally invisible. Keeping faith upon international solidarity and brotherhood, our Parliament has expressed solidarity with many other countries who have fought for their independence. Sir, I was first elected in 12th Lok Sabha as Trinamool Congress candidate. That time, our party leader, Mamata Banerjee, it was the first time a new political party entered into the Parliament. And that time, she raised her voice in Parliament for 1/3 reservation of in Lok Sabha and Assembly. The incident we still remember. She caught one MP by neck when she was going to clear the bill which was going to be placed on the floor of the House. Now Sonia ji has also written a letter to Honorable Prime Minister to take it up. Sir, our demand would be that in the next current new Lok Sabha building, Parliament building, let this women reservation bill be tabled and let it be passed without further delay. Let it be initiated with a positive direction by which this Parliament can initiate its journey with a very positive outlook. Sir, fall of government by one vote, we have witnessed it, sitting on the floor of the House. And we have seen the power of the Parliament. How peacefully the voting pattern went on. And just next to me, Chandrasekhar ji was sitting. He asked me, Sudeep, what is the result of the vote? I said, Vajpayee ji has been defeated by margin of one vote only. He said it to me, oh, if I had the idea, I could have voted for Vajpayee ji, by which the vote
pattern could have been different. So these are the memories which haunt me always. Sir, let the present House run with a positive direction. Common principle of parliamentary democracy is that House belongs to the opposition. I tell it at the all-party meetings whenever Honourable Speaker convenes that in a parliamentary democratic system, House should belong to the opposition. But nowadays, bills are being passed without debate or discussions. It is not a good precedent. Both sides are to be more objective in their approach, in their outlook. And when a House can run properly, if the ruling party takes a positive decision, then only it becomes possible. Otherwise, it is not possible for the opposition to run the House in a proper manner. The GST declaration being celebrated by convening midnight parliament session. It was held to make it historical, but many important and extraordinary situations prevailing in the country are not being allowed to raise and discuss in the House. Sir, brute majority in Parliament by one political party at this present Parliament reflects its arrogance is not desirable. What my long experiences say that if brute majority persists, they are in a mood to gag the voice of the opposition. It is neither desirable nor it is supported by all the members. So we will approach to the ruling party to make themselves restrained in the coming sessions. Long since it is proven, Parliament session must reflect with more positivity and become as result-oriented. But in few last sessions or in few last years, this Parliament session is not becoming result-oriented. That is a part of sorrow. The attitude of the ruling party of Parliament can make it viable and functioning. They will come, sir, if this way runs. The people will start losing their faith in the parliamentary system of process. That what this Parliament is going to give to us. And once people start losing their faith upon this parliamentary system, it is a very dangerous system. So, sir, we must try to remain more committed and faithful at the 75th year of Indian independence to see that parliamentary democratic system remains alive with its massive strength. Sir, we hope we are entering into a new parliament. Let all these systems be approached, be focused, be presented, be ventilated in a positive manner. Whole country should feel the change from one building to other building will also carry some feelings, good sense of ideas prevail, and we each one become to the respectful to each other sections in a broader mind. So lastly, I must say the slogan that whatever manner country proceeds, we must say long live secularism and federalism. The federalism structure of the country is under big threat, where West Bengal is one of the major victims. I should take it up. We are trying our best to draw the attention of the government, and as a leader of a Trinamool parliamentary party in Loksabha, I should keep it on record as mentioned. Sir, I repeat, no attempt is to be taken to create division in between India and Bharat. We firmly stand by both. Jai Hind, sir. Jai India, Jai Bharat. Shri M. Srinivas Reddy ji, please. Sir, thank you very much, sir. Speaker, Please, sir. please. Madam ji, just 1 minute, ma'am. I wanted to tell about, my 12th Lok Sabha under your leadership. I was a Congress member also. 2 minutes, ma'am. Then I will talk. Sir.
Sir, thank you very much, Chairperson, sir. She will listen you, definitely. Yeah. Because she was my leader. Yeah. Please. Sir, I compliment our Honorable Prime Minister for, conducting G20 summit successfully, and internationally, the country's name also, in the worldwide totally, India is known everywhere also now, sir. So really, he has put a lot of, effort and hard work for this. My complimentaries again to him, sir. And one more thing, sir, my Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagannath Reddy, wishes to all the honorable members of this parliament on the occasion of 75 years Samvidhan Sabha, sir. He was also 2 terms, a member also of this house. So my experiences, I wanted to share. As my colleague, with the Sudeep ji, has mentioned about it. My 12th Loksabha I entered also, madam. That time, Madam Sonia ji was the president of the Congress party, and on Congress party ticket, I won, and I come to the parliament also, that is in 12th Lok Sabha, sir. So the experience, as earlier, my colleague mentioned, that time, after 13 months, Vajpayee's government, when ADMK withdrew the support for the Vajpayee's government, then strength has come down, sir. It has become a minority government. So that time, because confidence motion has been moved by Vajpayee also. So the voting pattern and everything was on slits generally. Everybody was in tense generally. How we know the result will be there? Because of the floor management. Everything, we all also thought that, okay, Vajpayee also will come out and everything. But lastly, when the result has come with 1 vote, he was defeated. The government was defeated. That too, then Chief Minister Giridhar Gomango ji was also a member of parliament in this house. Yes, Sudhir? Yes. So he came and voted. Then otherwise it would have become equal and decided by the speaker also. That time the speaker was Honorable GMC Balayogi. So how the parliament also depends on nature only, finally. God has to decide how it has happened. When we see all these experiences, we cannot forget in our lifetime, sir. So I have seen a lot of speakers also in this, because when I entered about 25 years back, before that itself, my family, my late brother and sister-in-law were also members of parliament. I used to come to the Central Hall regularly, enjoy the Central Hall, sitting there yourself. Sorry. Sorry, man. Sorry. The luxury of the Central Hall, sir. When you sit in the Central Hall and look at the dome, you will feel so comfortable also. Because that only now you are going to miss in the new parliament. And these experiences cannot be, generally, only memories will be there always for us also, sir. And regarding, again, in 14th Lok Sabha, sir, main, important, agreements, Indo-US agreement. This has happened on 23rd August 2006. So the bill that time, to be passed, this agreement, was also a potentiable thing. Later, 14th Lok Sabha itself, 22nd July 2008, conference motion of Dr. Manmohan Singh ji. That also was a tensionable thing. It was also, floor management could able to do everything. So that was also a tensionable. All this, strength of strength and everything used to happen in the midnight only, sir, generally. So the result of the thing was so joyful at the time. Then if you look at it also, sir, 15th Lok Sabha, that is, worst thing for our Andhra Pradesh itself. The division of both the states. Andhra Pradesh has been divided into 2 states. That is Andhra Pradesh and Telangana. 18th February 2014, the bifurcation, the bill, AP reorganization bill has been passed. But problems are so far, after 9.5 years also, whatever the promises made on the floor of the House,
both the houses have not been fulfilled, sir. The special category status, which has been, for 10 years awarded by both of the houses, so far, now we are not getting even, any inch of it also. It has been no more, sir. In spite of, our Honorable Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu, used to come and visit also to meet, Prime Minister and our respective other related ministers also, sir. So I request you, sir, the special category status is a must for Andhra Pradesh for the development of the state, sir. In spite of, my Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu is working hard. If it is there, to add to that also, he can do, a lot of wonders there in this, sir. Sir, now if you see that, 17th Lok Sabha, we are here. So 17th Lok Sabha also, this Lok Sabha, I have seen also, sir, Article 370 passing also, great thing, and introduction of GST, other things also, sir. So all my experiences, sir, I want to put it to you here, sir, because it is only to tell always to my colleagues that this house got only 543 members only. So becoming a member of parliament is, God's nature's gift only. One should be lucky to become a member of parliament in this house, because 140 crore people are there, sir, now. Only 543 people are recognized in this. So this is the temple of democracy. From Sarpanch also, should think of, whatever is passed, Panchayat Sarpanch, in the parliament, will go into that also. They have to implement that. So when the temple of democracy, when it is there, so here we have to, make some, suggestions also, sir. It is very much required also, sir. And to tell you frankly, sir, my dear colleague also mentioned some of the things. Number of days, working days has to be increased here. That is the main thing. And other thing is private members' bill, sir, should be implemented properly also. And the third one, sir, 30% of the agenda should be suggested by the opposition parties. Then only the House can, function properly. And apart from that, sir, respect for MPs are a little bit coming down, what I could able to see, sir, now. So that earlier when I entered in, that is 1998, 25 years back, the ministers used to give appointments, right away, without, much time or anything. And the secretaries used to give appointments also right away. And now, that is lacking. And not only that, sir, what is required is because our country's thing is, only 10%. That means strength of the ministers have been decided by long ago. That is 10% of the Rajya Sabha and the Lok Sabha members only can be made as the council of the ministers. See, this time, this thing has been decided when the population was only 50-60 crores. Now the population has increased to 140 crores. This percentage has to be increased automatically to take care of the public, so that, everybody can, get the benefits of the central government. Sir, the states also needs to more powers to be given also, which has to be done by the central government. Sir, my conclusion is that, sir, we have done, beautiful here. We have actually 75 years, we are living in this atmosphere. We are going to miss it. Emotionally, personally also, I feel that I am missing, a great thing. But changing times, changing trends, we need to know everything, for the sake of youngsters. You have to create a beautiful, modern, all digitalized parliament. So that's why our Honorable Prime Minister also has taken the task. I must compliment him also for creating a new parliament, sir. Thank you very much for giving a lot of time. Thank you. Honorable Member Shri Giridhar Yadav ji. Giridhar, yeah. सम्मान्य सभापति महोदय, आज इस जो हमारा जो हाउस जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं वर्तमान, ये जो बिल्डिंग है बहुत पुराना बना हुआ, जो हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश के जनता के पैसे के द्वारा बना गया है, बड़ी अच्छी बात है। उसका आज हम लोग विदाई दे रहे हैं। वो नए भवन में हम लोग कल से जाएंगे। इस भवन को हम बहुत प्रणाम करते हैं। इसने बहुत सारे दिन देखे 75 साल के आजादी के इतिहास में, और बहुत अच्छे से भारत का लोकतंत्र चलते रहा है। संविधान सभा के द्वारा, जिसमें ये संविधान जो बनाया गया था, उस संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य भूमिका थी संविधान को बनाने में।
उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। लेकिन जो संविधान में लिखा है वो संविधान की आत्मा के विपरीत आज काम हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोग हाउस में जय श्री राम कर रहे हैं, लोग हाउस में कुछ कुछ बोल रहे हैं। समझ में नहीं आता जो हमारे अम्बेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की थी, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का उपयोग उन्होंने प्रस्तावना में ही किया है, उसके बारे में क्या भावना है इन लोगों को समझ में आता है कि नहीं? जो इन नारों को लगाते हैं हम समझ में आता। वोट में तो देखते हैं जो नेता हैं, बड़े नेता हैं देश के, वो हनुमान जी का गदा लेके कहते हैं कि वोट दे दो, जबकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष कहा गया है और धर्म के नाम पर वोट मांगना उसमें तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता था। हमको ताज्जुब लगता है कि पता नहीं इन लोगों को लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। यदि कोई लोकलाज ही खत्म कर देगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? लोकलाज बचा के रखिए तभी लोकतंत्र चलेगा। और जहां तक बात है, हम लोग हर अच्छे काम का हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। जो अच्छा काम है अच्छी बात है। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इस सदस्य का सदस्य एमपी बना। वो कभी इस सदस्य के एमपी नहीं बने, वो सीधे प्रधानमंत्री बन गए। एमपी का शपथ उन्होंने बाद में लिया, प्रधानमंत्री का पद पहले लिया। सुने विदाई पर भी बोल रहे हैं, लेकिन उनको एमपी का दर्द समझ में नहीं आता। बोले कि हम सब बंद कर दिए, एक दिन तनख्वाह एमपी का नहीं बढ़ा। क्या एमपी लोग जो गरीब हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो वो तो आज मेट्रो में चढ़ते हैं, हम तो रोज मेट्रो में चढ़ के प्लेन पकड़ने जाते हैं। पैसा ही नहीं है, गाड़ी का कहां से जाएं? इसलिए जो हमारे एमपी हैं, जो गरीब एमपी हैं, उनका भी ध्यान रखिए। अब निशिकांत दुबे जी के हम बड़े आदमी तो हैं नहीं, जो हम तो साधारण जानते हैं मेरे बारे में, जानते हैं चौबे जी मेरे बारे में कि कैसे हम गरीबी में चलते हैं। इसलिए हम चाहते हैं ये जो संविधान सभा के द्वारा जो आत्मा किया गया, और बहुत सारे लोग, देश की आजादी में कोई रोल नहीं है, देश के संविधान बनाने में कोई नहीं है। एक है कोई पेपर में पढ़े, कोई विवेक देवराय जी हैं, वो कह रहे हैं संविधान बदल देंगे। ये बताइए संविधान कैसे बदल देंगे? इसको हम चाहते हैं कि जो संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये सब काम नहीं होना चाहिए, तभी लोकतंत्र बचेगा। और देश की जनता ने बड़े बड़े सत्तारूढ़ दल को चने चबवा दिए हैं। ये देश की जो जनता है, ये जागरूक जो भारतवर्ष की जनता है, जितने को भी अहंकार जब सत्ता में हुआ है, उसको चना चिपवाने का काम इस देश की जागरूक जनता ने किया और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया। ये हमारा लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र कोई एक दिन का नहीं है, वैशाली के जमाने से इस देश में लोकतंत्र चला आ रहा, आज से लोकतंत्र है हमारा। ये तो ट्यूटर पार्लियामेंट जो कहते हैं, वो ट्यूटर पार्लियामेंट जो अंग्रेज लोग बोलते हैं, पहले मेरे यहाँ ट्यूटर पार्लियामेंट था, ब्रिटेन में पहले लोकतंत्र था, उसके पहले मेरे यहाँ लोकतंत्र था। लिच्छवी का गणतंत्र, वैशाली का गणतंत्र, जो गणतंत्र इस देश में है, उसकी एक परंपरा रही है, उसी परंपरा के हम लोग हैं। आप जानते हैं अमेरिका में अभी जो चुनाव हुआ था ट्रंप और जे बाइडेन में, ट्रंप हमला कर दिया कि लोकसभा उसके जो हाउस जो उसका सदन है, बोला कि हम ही प्रधान राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब सत्ता परिवर्तन की बात आई हो, इस देश की जनता ने, इस देश के नेता ने, चाहे वो किसी दल के राजनीतिक नेता हो, किसी दल के प्रधानमंत्री हो, स्वेच्छा से जाके राष्ट्रपति के यहाँ इस्तीफा देने का काम किया। हम तो 3 बार लोकसभा में रहे। 11वीं लोकसभा में मुझे 3 प्रधानमंत्री को देखने का मौका मिला है। वाजपेयी जी 13 दिन के प्रधानमंत्री थे, तुरंत जाके इस्तीफा दिया। देवगौड़ा जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। गुजराल जी बने, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये तो हमारा स्वस्थ लोकतंत्र है कि जो बहुमत यहाँ होगा उसके बाद सीधे हम राष्ट्रपति के यहाँ जाते हैं और इस्तीफा देते हैं। ये किसी के द्वारा नहीं, हजारों साल की परिपाटी इस देश की जो है उसके द्वारा हमारा लोकतंत्र चल रहा है। और आप एक से एक दिन भी देखा है इस हाउस में, बड़े बड़े लड़ाइयां इस हाउस में भी देखा, लेकिन सब मिलके हम जानते हैं जब हम लोग आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं तो जो हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो तुरंत हम लोगों को जाके उस बात को कहते हैं कि नहीं आप लोग शांति रहिए। हम लोगों ने इस हाउस में जब वाजपेयी जी को देखे, जब 96 में हम लोग थे, जब वाजपेयी जी बोलने के लिए खड़े होते थे, विपक्ष से लोग बोलते थे, सत्ता पक्ष से सारे लोग हम लोग सुनते रहते थे कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज क्या परिपाटी है, जब हम लोग बोलते हैं विपक्ष का लोग, एक भी सत्ता पक्ष एमपी नहीं रहता। ये नहीं है ना, ये कोई उपस्थिति है, ये कोई उपस्थिति है, क्या कहते हैं निशिकांत जी, ये कोई उपस्थिति तो है नहीं। और हम लोग सब लोग रहते थे। ये स्वस्थ लोकतंत्र का इस देश में हनन हो रहा है। वो ये सत्तारूढ़ पार्टी के आपकी जिम्मेवारी है। अरे आपकी जिम्मेवारी है लोकसभा चलाना, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। कोरम पूरा करना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है, विपक्ष की सूची लागू नहीं है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं ये सच बात को स्वीकार करिए, आप ऐसा नहीं करिए। आप
हमको ऐसा बात नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन आप तो सुनेंगे नहीं किसी का बात, आप बोलेंगे सब लोग चले जाएंगे। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इस पर भी हमारे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए। जब तक हम लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तब तक कैसे चलेगा हम लोगों का काम। और हम लोग जिन बातों को आप देख लीजिए, अब हमारे संविधान को बनाया कितने 2 साल कुछ महीना बताए सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय, और आज ये कोई विवेक देवोराय या ओबेराय क्या है पता नहीं, नाम नहीं जानते हैं उतना, पेपर में पढ़े वो कहते हैं संविधान बदल देंगे। ऐसे कैसे होगा? बाहर का आदमी बोल रहा है कि संविधान बदल देंगे। अब हम लोगों को कल अपियर होना है कहां पे? फोटो सेशन। हम लोग पेपर में पहले ही पढ़ लेते हैं, बाद में सूचना हम लोग को जाती है कि कल हम लोग का ग्रुप फोटो सेशन होना। हम नोटिस ऑफिस में जाके पूछे भाई क्या है, बोला सवेरे पेपर में देखे कि पहले ही छप गया। पहले हम लोग को सूचना मिले। लोकतंत्र में हम लोग जब से थे, पहले एमपी को सूचना जाती थी तब मीडिया में जाती थी। अब हम ही लोगों पर सूचना बाद में जाती है, मीडिया में पहले चली जाती है। अब बहुत सारी बात है, आप सब जानते हैं कि जो लोकतंत्र जो बना है, अंबेडकर से लेके, नेहरू से लेके, लोहिया से लेके जितने लोगों ने हमारे लोगों ने किया है, सब हम लोग जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इस हाउस ने आरक्षण का बिल भी पास किया है। बीपी सिंह के नेतृत्व में जब आरक्षण का बिल लाया गया था मंडल कमीशन को, कितना दुराव था, लेकिन सब लोगों ने मान लिया बाद में। फिर हमारे रामकृपाल जी बैठे हैं, अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा का बिल लाया आरक्षण का, लेकिन आरक्षण का जो था वो धीरे धीरे निजीकरण कर रहे हैं। जो सोशलिस्ट वर्ड लिखा हुआ है इस सब प्रस्तावना में, वो तो खत्म हो रहा है। अब सारा चीज पूंजीपतियों को बेच दे रहे हैं। आप सारे होटल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, तो प्रस्तावना ही खत्म हो जा रहा है। कुछ दिन संप्रभुता का जो वर्ड है, ये बचेगा कि ना बचे, इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। सोशलिस्ट तो खत्म हो चुका, सेकुलर खत्म हो चुका, डेमोक्रेटिक अब चुनी हुई सरकार को गिराने का काम करते हैं। एक संप्रभु शब्द ही अभी तक बचा हुआ है, उसको भी बचाने के लिए मेहनत करना, बाकी तो खत्म हो ही चुका है। आप सब चीज को खत्म कर ही रहे हैं, उसमें कोई बहुमत आप करेंगे ही। बहुमत में लोगों को सत्ता पक्ष और विपक्ष जो बना हुआ है, सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता। एक एमपी का कोई सलाह नहीं लिया जाता। बात हम लोग की जो स्थिति है, एक पैसेंजर ट्रेन का स्टॉपेज, माननीय सभापति महोदय हम कहना चाहते हैं, एक पैसेंजर ट्रेन हमारे कहने से नहीं रुकती है। ये तो हमारी हाल है एमपीओ की। रिजर्वेशन हम डालते हैं कि कंफर्म होगा कि नहीं होगा, इसका गारंटी नहीं है। जो चिट्ठियां मंत्रियों जी को लिखते हैं उसका जवाब तक नहीं आता, जो मंत्री चिट्ठी का जवाब ही नहीं देता। इसलिए हम लोग एमपी का भी मान प्रतिष्ठा इस शासनकाल में गिरा है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता। तनख्वाह तो मिल ही नहीं रहा, हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए इन चीजों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम चाहते हैं जो हम नए भवन में जाएं, नए उत्साह के साथ जाएं, नई सोच और नई विचार के साथ जाएं, और लोकतंत्र को में जो संप्रभुता है इसको बचाने के लिए हम सारे लोग काम करें। सेक्युलरिज्म को बचावें, सोशलिस्ट को बचावें, और डेमोक्रेटिक गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए हम काम करें, सब मिलकर, सारे एमपी मिलकर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री फतरेरी मेहताब जी। मेहताब जी। Is not ready. Not ready. Mehtab ji. Thank you. Ready? Sir. Unexpected call, I think. Unexpected call. You're not ready. I'm unable. Unexpectedly. Yes. I was expecting Sivasana to speak before. No, Shivasana member late. But came late. because I don't have the habit of jumping the queue, and thank you for allowing me to speak. It is definitely a nostalgic moment. Nostalgic in the sense that when you leave one house and go to a new one, you have all the expectations of the new house. And you have all the expectations how it would be. And as we have seen the other day when it was inaugurated, the technological advancement that has been put forth before all our seats is lacking here. Here it is very difficult, you also know yourself, that we have to squeeze our legs to sit in these benches. But the best part is, we don't relax while sitting in the Loksabha, in this house. We always sit little bit Congestion. in action mode, yes, on the edge. And always the people also put us on the edge, so that we always strive to get elected again
and again. I remember the day I first got elected to this house in 1998. Our party was, for the first time, got elected to parliament. Like, you know. Yes. And that during that period, there were a lot of anxiety, how long the government will last, because it was a conglomeration of 26 political parties led by Atalji. Anxiety was there. And while sitting in the central hall, normally when you have nothing to do or when you are anxious, you look upwards. And all of us, we were sitting in the bench where I still sit, in that last bench of Central Hall. And some of my friends always allow me to sit in that bench. We looked up. And in the inverted dome, we saw number of hexadomes. That time, one of my friend, my colleague, had said, my intention is to be a member of this house at least for 2 terms. Then I asked him, 2 terms means 10 years. अगर 10 साल हो गया तो काफी है यहाँ मेंबर होने में. फिर हम अपने प्रोफेशन में निकल जाएंगे. That time I had, yes. And that time I suggested, very foolishly of course, that let us count the hexagons which are up there. Let us count it. And the day we get the correct answer, I'm yet to count it. The day we get the correct answer, counting it, think that that is the last term of yours in this house. And Mr. Sivkumar Udasi has already counted it. And he has been repeatedly telling us the eventuality. So I'm a short-sighted person. I'm very poor in arithmetic. I'm yet to complete the counting, and I still venture to count. Yes. Sir, we are celebrating Amrit Kal of Bharat, independent India. We are in the 75th year of our independence. I bow my head in reverence to those freedom fighters who gave away their present for our future, for our tomorrow. Let us not forget that it is because of their sacrifice, their titikya, tapasya, tyag, we gained freedom. And in Swadhin Bharat, our forefathers framed the Constitution not by diktat of a few, but democratically after full-fledged discussion, deliberation, and debate. It is the Constitution that has guaranteed us to remain one as a nation. They deliberated for 2 years, 11 months, the Honorable Prime Minister mentioned that time period. Many kingdoms ruled different parts of the present-day India in different eras. At no point of history, the borders of the present were borders of the past. This political map came into existence 75 years ago. A question may arise, is it language that keeps us together? Andhra Pradesh, sharing the same classical language, Telugu, split into 2 states, Madhya Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, being Hindi-speaking states, also split in not recent past. If language cannot unite even states and provinces, how can it be the basis of a nation? Are we united because of culture? Culturally, Bengalis and Bangladeshis
share similar linguistic culture, icons, food, dress, but they have different majority religions and have fought bitter battles a few decades ago. Is it Hinduism that defines the unity of India? Then why is Nepal a different country? Had religion been the defining force of a nation, then all Muslim countries be one nation. All Christians countries also be in one nation, but that is also not the case. As we see, none of the factors like language, religion, or culture guarantee to remain one as a nation. The political landmass that we call Bharat or India as is because of our constitution. Article 1 defines our nation today. And that was framed in this edifice 75 years ago. We all believe in the Constitution. It is our respect towards our national flag, national anthem, and national emblem that holds us to our nation. It is our trust in electoral democracy, despite its flaws. We all believe that all are equal before the law, irrespective of gender, race, religion, caste, language, or culture, and this keeps us together. This present model has so far proved better in keeping us together. If we forget this, it will splinter into many parts, like how it was for most part of our history. Our republic is commemorating the 150th birth year of Sri Aurobindo, 90th death anniversary of Bipin Chandra Pal, and the 103rd birth anniversary of Bal Gangadhar Tilak. Long before, in 1905, these three intellectual giants laid the foundation of our freedom struggle with clarity on the power of Swaraj, nationalism, and Sanatan Dharma. It is the great resilience and tolerance of the Indian people that has contributed to the unity amidst fascinating diversity. It is the spirit of togetherness and tolerance and acceptance of other point of view that has bound us together, the people of Bharat, of diverse region and culture, while extreme individualism and separatism have marked the evolution of European nationalism. Admittedly, all was not well with the Indian civilization in its journey towards unity and integration of our nation. We should remember the painstaking effort that Sardar Patel had made in uniting this country. The princely states were declared as independent, and there were certain states, major states, princely states of that era, who wanted to ally with Pakistan. If Karachi port access was to be provided, Jodhpur was supposed to ally with Pakistan. If Vizag port was supposed to be provided, then Hyderabad would have emerged as a bigger country, including the eastern state provinces within it. Today, after 75 years, but that was dealt very strongly, and a great nation was formed. And today, number of fault lines are still there. The fault lines have been too many in modern India,
that we had inherited. Few from the past and new ones have been created after independence. I'll just give some instances. Caste exists. That is a major fault line in our country. Communal divide is there. No matter what we say, it is there. Terrorism is the biggest enemy. Ultra-communism or communist revolt is also affecting large part of our country. Paradox of personal law is glaring. Constitution guarantees freedom of expression, yet repressive personal laws take away basic fundamental rights of the individual. And this was demonstrated in the late 80s when Shah Banu got a verdict from the Supreme Court and it was undone here in this house. Yet the concept of Bharat has existed for more than 5,000 years. Since the Harappan age till date, in spite of all the vicissitudes, the sense of oneness exists. Sir, the Parliament has been the platform of many events that have shaped this nation in the last 75 years. The Constitution is the instrument in making this country vibrant, modern, and forward-looking. It ensures rule of law, for which independence of judiciary has been protected and guarded religiously. Our Constitution is dynamic. The first amendment moved by the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, in May 1951, just a year after Constitution being adopted in the Constituent Assembly, clearly demonstrates keeping in tune with the time. And here I would like to quote what Pandit Nehru had stated. Now we come to this House for amendments because we have noticed some lacuna. We have, of course, of various interpretations by the court. And he goes on explaining, this House knows very well that there are many kinds of constitution in the world. There is the constitution which is not written down, citing the United Kingdom's constitution. And also he has mentioned about the Constitution of United States. And there he says, we have a written constitution like the constitution of that great country, where the constitution to some extent limits the authority of the parliament or of the Congress. So bringing a semblance of both together, where rigidity will be little bit of flexible and one can move ahead. That's how the first amendment relating to Article 19, addition of 31A and 31B was incorporated so that the elected government can prepare specific programs for the development of the country. Sir, the basic structure is a moot point which I believe should be discussed when we are discussing about the 75 years of our independence. Supreme Court, I need, sir, a little bit of time. Rule of law means the parameters of decision making and discretion remains always circumscribed by the Constitution. We were witness to the revocation of Article 370 in this House. Uniform Civil Code is another relevant matter that needs to be fulfilled, as Constitution has stipulated. Lot of talk is being made about nation, one election. Various views are expressed.
A committee has been formed. Let's wait for their recommendations. But I feel it's not something unachievable. I believe it is a necessity. We cannot have elections every year. And we should also remember what Gandhiji had said. He always said, India belongs to all who live in it. Feeling others' pain is the mark of a good individual. And the prarthana that is also sung in all Gandhian ashrams is Vaishnava Janato Tena Kahiye. पीड़ा जो दूसरे के पीड़ा जानते हैं वही वैष्णव ही होते हैं. And that is the essence of our republic, the mantra of our constitution. Sir, during my 25 years in this house, I've seen completed silver jubilee, the important matter. I have seen stringent law being implemented like POTA in a joint session, and the division of this House relating to Indo-US nuclear treaty. I witnessed Atalji's government fall by one vote when Naitikata was given a goodbye. I had the fortune to represent our parliament in the making of the Right to Information Act. That was in 2005. I felt elated the other day when I received a small note from the then Prime Minister after criticizing him forcefully in this House relating to the nuclear agreement, and I was totally taken aback. And that demonstrated the true democratic temper of the then Prime Minister, Dr. Saab. We also GST being implemented in a midnight hour. India celebrated 25 years of independence, and the freedom fighters were presented with a copper plaque by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi. On 50th year of independence, when Mr. Sangma was sitting in the chair, Parliament held special session which continued beyond midnight, as I don't know how long we'll be sitting here today, but that continued beyond midnight till 3 o'clock in the morning. On 75th year completion, not only a special session is being held, but a newly constructed magnificent Sansad Saudha has been built, and session will start from tomorrow. This Sansad Bhavan functioned since 1927. The central hall was the library and became the venue of the Constituent Assembly. The Supreme Court, when it came into existence, was functioning in the Rajya Sabha house. So these are certain instances which we remember, Yes. and which we also remember. I don't know what will happen once we move out to the new Saudha. How this will be utilized. Become a museum. Before concluding, sir, I will just mention one aspect. And that aspect is in this house, in Lok Sabha, when the ruling party had a brute majority of more than 400 members during Rajiv Gandhi's time. Constitution amendment was made and 10th schedule was added. For the first time in the Constitution, party was mentioned. Earlier in the Constitution, party within quote was never mentioned. It was all individual members. The rights of the individual was recognized. But after 10th schedule addition, party came into existence. Yes. And by that, all of us have lost our voice. Individual opinion we cannot express it here. Though no matter how much we oppose certain aspects of a bill, when there is a whip,
the terrorism of whip is very much hanging over our head. That needs to be corrected. If not today, of course in future, I believe the people of India will correct it. Thank you. Because with rampant fractured mandate, that became a necessity. But I think it is necessary now that individual members should express themselves in this House. Unless you do that, the discussion, deliberations in the House becomes sterile. We know what Madam Supriya Sule is going to speak. We anticipate what Nishikant Dubey is going to speak. We all know. How? We also know Professor Saugat Rai's view, what he is going to speak. Because every view today is because of the party. The party gives dictate that this is the view is to be expressed. I also follow that view. And I also follow another point. And that is, we have committed ourselves to the rules and regulations of the process of the parliament. We never jump to the well. BJD perhaps is the first party never to jump to the well. And this has been recognized by the leader of the House, by the deputy leader of the House, and also by the chairman. No. NCP also. And that's why I say there are certain customs and regulations which needs to be maintained for a proper functioning of the House. And the best part in our constitution that is enshrined is this, that yes, I should have that strength to act. I may not accept the other point of view, but should I quarrel with him? He has a different point of view. Let me accept it. And that is what Hinduism is all about. Yes. That is what Indianness is all about. We always have different path. That is what Bharatiyata is about. That is what Bharatiyata is about. That's the reason why I would say Thank you. the other may have a different point of view. That is what Swami Vivekananda had said in Chicago's speech. It's not that I tolerate another religion. I accept that point of view. That is what Swamiji had said. Yes. So let us have that point of view here. Let us hear others, and by hearing others, we can frame our own opinion and still hold to our own opinion. With these words, Thank you. Thank you, sir. Honorable Member Shri Rahul Sheware. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख के बहस पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का धन्यवाद मानता हूं और उनकी वजह से आज मुझे इस सदन में आने का मौका मिला है और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस सदन में भी बैठने का मौका मिला है और कल नए सदन में भी बैठने का मौका मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद मानता हूं कि कल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। और आप सभी को पता है कि हम गृह प्रवेश करते तो गणेश जी की पूजा करते हैं, तो कल का एक पवित्र दिन है और कल के पवित्र दिन में हम नए संसद में वहां पे प्रवेश करेंगे, तो एक हमारे सभी सदस्यों के लिए एक भावुक क्षण है हमारे लिए। और अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 24 नवंबर 1950 को सभा के सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया गया था और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अध्यक्ष जी, 1579 में इस देश में आने वाला पहला अंग्रेज एक ईसाई धर्म प्रचारक था। उसके बाद ऐसे व्यापारी आए जो व्यापार करने आए लेकिन शासन करने के लिए रुक गए। 1765 में अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दिया गया
बाद में इसे धीरे धीरे संसद के अधीन कर दिया गया और इसकी जगह संसद का अधिकार आ गया और अब तक ये जारी है। अध्यक्ष जी, इन दिनों देश भर में भारत और इंडिया नाम पर खासी बहस चल रही है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया, जो कि भारत के राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान सभा में भी इस विषय को लेकर काफी बहस हुई। संविधान सभा में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भारत नाम रखने की पुरजोर वकालत करते हुए कहा था कि भारत नाम रखने से गरिमा लौट आएगी। हजारों साल की गुलामी में हमारी पहचान ही मिट गई थी। इस विषय में इतिहास को किनारे नहीं किया जा सकता। संविधान सभा में भारत और इंडिया को लेकर हुई बहस को भी याद रखना चाहिए। दरअसल संविधान सभा में लंबी बहस के बाद इंडिया दैट इज भारत लिखा गया था और इस बहस में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने भारत को देश की पहचान से जोड़ा था और उनका कहना था कि इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर भारत दैट इज इंडिया लिखना उचित रहेगा। महोदय, इस डिबेट में कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री कमलापति त्रिपाठी ने कहा था, यदि आप लोगों को लगता है कि संविधान में दैट इज लिखना जरूरी है तो भारत दैट इज इंडिया लिखना चाहिए। उन्होंने देश का नाम भारत रखने को गौरव, स्वाभिमान और स्वदेशी प्रतीक से जोड़ा था। त्रिपाठी जी ने कहा था, जब कोई देश दूसरे के दिए नाम और प्रतीकों का इस्तेमाल करता है तो उसकी आत्मा मर जाती है। भारत ने 1000 साल की गुलामी में सब कुछ खो दिया है। हमने अपनी संस्कृति, इतिहास, सम्मान, मानवता, आत्मसम्मान और यहाँ तक की आत्मा तक खो दिया है। भारत नाम रखने से पुराना गौरव वापस लौटेगा का तर्क देते हुए त्रिपाठी जी ने यह भी कहा था कि 1000 साल की गुलामी से निकलकर हम अपनी पहचान हासिल करेंगे। भारत नाम हमें हमारी संस्कृति से परिचय करता है। उन्होंने यह भी कहा था कि वैदिक काल से ही साहित्य में देश का नाम भारत ही रहा है। इसके अलावा वेदों, पुराणों और ग्रंथों में भी भारत का वर्णन मिलता है। अध्यक्ष महोदय, 18 सितंबर 1949 को हुई इस बहस में स्वतंत्रता सेनानी हरगोविंद पंत ने भी भाग लिया और इंडिया शब्द का विरोध किया और कहा कि यह नाम हमें उन विदेशियों द्वारा दिया गया था जो इस भूमि की समृद्धि के बारे में सुनकर हमारे देश की संपत्ति को लूटने यहाँ आए और हमसे हमारी आजादी छीन ली। संविधान सभा में इंडिया शब्द का पुरजोर विरोध करने वालों में कई संविधान सभा के सदस्य थे। जब संविधान सभा में इस विषय पर बहस हो रही थी तो हरगोविंद पंत आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर अपनी बात रखी। महोदय, फिर आज क्या हो गया कांग्रेस को कि आज कांग्रेस के नेता कमलापति त्रिपाठी जैसे अपने नेताओं की वाणी को भूल गए। श्री एचवी कामत ने सभा में सबसे पहले भारत नाम रखने का प्रस्ताव रखा था। यह सर्ववादित की संविधान के पहले ड्राफ्ट में भारत लिखने की मांग श्री कामत, श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री हरगोविंद पंत और श्री कमलापति त्रिपाठी जैसे नेताओं ने की थी। आज के कांग्रेस के नेताओं को ग्रंथ पढ़ने से परहेज है तो फिर जानकारी कहां से आएगी। बिना इतिहास जाने ये लोग अपने दिग्गज नेताओं को झुठला रहे हैं और उनको गलत साबित करने पर तुले हुए और यह सब एक व्यक्ति का विरोध करने के चक्कर में अपने ही दिवंगत नेताओं को बेइज्जत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा की ऐसी पद्धति संविधान सभा ने एक ऐसी पद्धति अपनाई जो सुव्यवस्थित, सुलभ और स्वीकार्य थी। मौलिक मान्यताओं को सभी ने माना और उन पर सहमति व्यक्त की। हाल की आधी सदी में किसी भी प्रमुख सामाजिक संगठन या राजनीतिक दलों ने कभी भी संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। संविधान केवल अपने सदस्यों की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह उस समय की व्यापक सहमति को दर्शाता है। संविधान सभा का चुनाव भारतीय जनता द्वारा किया गया था। उस समय कोई वैश्विक वैश्व मताधिकार नहीं था। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था चलती है। संस्थापकों ने नवजात गणतंत्र के लिए शासन प्रणाली के रूप में संसदीय लोकतंत्र को चुना था। अध्यक्ष महोदय, भारत की स्वतंत्रता का 76 वर्ष है और इस पूरे काल में देश में 15 प्रधानमंत्रियों की सरकार बनी। आज कुछ लोग कई बार पिछले 10 साल में मोदी जी ने क्या किया ये सवाल करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही बेखूबी से भूल जाते हैं कि पिछले 76 वर्षों में कुल मिलाकर 54 वर्ष सिर्फ कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी और इसमें भी कुल मिलाकर 38 साल एक ही परिवार राज कर रहा था। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महिलाओं का
सशक्तिकरण, बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। स्वच्छ भारत मिशन, नागरिकों को वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का सीधा हस्तांतरण, गरीबों और उन लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जो बैंकिंग के दायरे में नहीं आते थे। किसानों के लाभ के लिए प्रणाली, नीतियां और कार्यक्रम, हाशिए पर मौजूद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू की। फिर भी ऐसे ही कई अन्य क्षेत्र हैं जिन पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार बड़ी दृढ़ता से संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। एनडीए सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान को सही रूप में लागू करने और देशवासियों को उनके मौलिक अधिकारों को अनुरूप जीने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष जी, साल 2023 में हमारे देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे और हमारा संकल्प नए भारत का निर्माण करना है। नया भारत एक आधुनिक समाज होगा जिसमें करुणा का लोकाचार समाहित होगा। एक ऐसा समाज जहां सभी हितधारकों को सर्वांगीण विकास और भागीदारी का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, पुरुष हो या महिला, गरीब हो या वंचित, जहां सुलभ, सस्ती और उच्च शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, जहां प्रत्येक भारतीय अपनी क्षमता का एहसास करने और ऐसा करने में सक्षम है जिसमें हम में हर कोई संतुष्ट और खुश हो। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार इसके लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। इसी से कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की अपनी यात्रा शुरू की है। बुनियादी ढांचे के विकास, रेलवे के आधुनिकीकरण और विस्तार, बंदरगाहों के विकास, हवाई अड्डों के विकास, शहरों के विकास, चिकित्सा, विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में विकास, खेल में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास, अंतरिक्ष में विकास के क्षेत्र में उपलब्धियां है। प्रौद्योगिक, परमाणु ऊर्जा में विकास, देश की रक्षा में विकास और भारत में विशाल आबादी के लिए खाद्य उत्पादन। अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण है एक बहुत छोटी अर्थव्यवस्था का दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित होना। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ले जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि आजादी के बाद से भारत में लोकतंत्र की सफलता। अध्यक्ष जी, देश के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को बोलने की आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं कि कोई धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाए। कुछ व्यक्ति अभिव्यक्ति स्वातंत्र का उसका गलत फायदा लेके धार्मिक भावना को ठोस पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, अंत में यही कहूंगा कि भारत के संविधान सभी प्रावधानों का पूर्ण मिश्रण है और इस प्रकार प्रावधान और अनुच्छेद ही इसे राज्य का सर्वोच्च कानून बनाते हैं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद को लागू करने और व्याख्या करने में हमेशा संविधान सभा की आत्मा पर विचार किया जाना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल करने का प्रयास किया है ताकि किसी देश में शासन कैसे होगा इस बारे में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश न रहे और इसलिए यह भारतीय संविधान की विशेषता है जो इसे अपने आप में एक संपूर्ण संविधान बनाती है और देश का एक व्यापक दस्तावेज है। हाँ, अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहता हूं कि सभी सदस्यों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, गणेश चतुर्थी की भी शुभकामनाएं देता हूं और जब भी हम नए सदन में जाएंगे तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम जाएंगे। नए भारत निर्माण के लिए सभी का सहयोग रहेगा और जब भी मैं पहली बार इस सदन में आया था तभी मेरे साथ हमारे उस वक्त के एक्स मिनिस्टर अनंत गीते जी थे। तभी उन्होंने मुझे कहा था कि पूरे देश की आबादी हमारी 140 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन केवल 545 लोगों को ही इस सदन में आने का मौका मिलता है। तो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सभी यहाँ पे आते हैं, तो जिम्मेदारी से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री राजेश सिंह जी। गुड, मेरा भी माइक चालू हो गया। माइक मेरा माइक चालू हो गया, पीछे का माइक यहाँ से चालू नहीं होता, माइक वहीं से चालू होता। अब हो गए। धन्यवाद सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने इतिहास में अंकित होने वाली इस चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदय, देश और दुनिया में अनेकों घटनाएं ऐसी होती हैं जो
इतिहास के पन्नों में अंकित होती हैं और उनमें से भी कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें इतिहास स्वयं में समेटकर गौरवान्वित होता है। और आज जो घट रहा है इसको अवसर के रूप में बदलने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं संपूर्ण देशवासियों की तरफ से आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनके कारण भारत के महान लोकतंत्र के 75 वर्ष की संसदीय यात्रा के अवसर पर हम सभी को अपनी संसदीय प्रणाली पर गर्व करने का अवसर मिला है। मैं सदन की प्रेस गैलरी में बैठे हुए मीडिया के साथी गणों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं, जिनके बिना ये यात्रा अधूरी थी और संविधान सभा से लेकर अभी तक जो संसदीय प्रणाली का हिस्सा रहे हैं। ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है महोदय, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब आकाशवाणी के माध्यम से पूरे देश ने इसको सुना था। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय, आपका ध्यान इस तरफ रहे। सभापति महोदय का ध्यान नहीं हो रहा है क्या? तब आकाशवाणी के माध्यम से देश ने संविधान सभा की पहली बैठक और उस पूरी कार्यवाही को सुना था और आज संसद टीवी के माध्यम से देश प्रत्यक्ष रूप से इस चर्चा को सुन रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पूरी यात्रा में संसद के सभी अधिकारी और कर्मचारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। महोदय, अभी कुछ दिनों पहले ही G20 का ऐतिहासिक सम्मेलन भारत की धरती पर हुआ है। पूरे विश्व में जिसने भारत की साख बढ़ाई और प्रत्येक भारतवासी को जिस पर गर्व और गौरव की अनुभूति हुई, ऐसा वो सम्मेलन भारत मंडपम में जब आयोजित हुआ तो वहां हम में से अनेक लोगों ने देखा होगा कि वहां लोकतंत्र की जननी भारत ये प्रदर्शनी लगी थी और विश्व में लोकतंत्र का उद्गम किस तरह से भारत में हुआ इसका सुंदर चित्रण उस प्रदर्शनी में है। लेकिन ये मान्यता देश और दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से लाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और इस ऋग्वेद में हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं का स्पष्ट उल्लेख है। 40 स्थानों पर ऋग्वेद में और 9 स्थानों पर अथर्ववेद में गणतंत्र शब्द का उल्लेख आता है। यानी हजारों सालों से हमारे भारत में लोकतंत्र की सनातनी परंपरा रही है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 174वें सूक्त के पहले श्लोक के अनुसार देश में राजा या राष्ट्राधिपति के चुनाव तब भी होते रहे हैं और वो श्लोक है, आत्वा हर्षित मंत्रेधि ध्रुव स्तिष्ठा विचाचली विशरत्वा सर्वा वांछन्तु मातत्व राष्ट्रमदि भ्रशत। अर्थात हे राष्ट्र के अधिपति, मैं आपको चुनकर लाया हूं, आप सभा के अंदर स्थिरता बनाए रखें, सारी प्रजा आपको चाहेगी और आपके द्वारा राज्य का पतन भी नहीं होगा। और अथर्ववेद के 3रे अध्याय के 4थे भाग का जो दूसरा श्लोक है, त्वा विशेष व्रणता राज्याय त्वामिमा प्रदिशा पंचदेवी वश्मन राष्ट्रस्य कुकदि श्रेष्व ततो वा उग्रो विमजा वसूनी। अर्थात देश में बसने वाली प्रजा, देश के नागरिक आपको राष्ट्राधिपति या प्रतिनिधि चुने, ये विद्वानों की बनी उत्तम मार्गदर्शक पंचायतें आपका अनुमोदन करें। और ऐसे अनेकों श्लोक, अनेकों मंत्र हमें वेदों में मिलेंगे जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि
लोकतंत्र यह हमारे सनातन की परंपरा है। हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र भारतवासियों के खून में है और इसलिए भारत को लोकतंत्र की जननी अर्थात मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहना यह भारत के लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराता है। चाहे महाभारत हो या बौद्ध साहित्य, सभी में गणतांत्रिक प्रणाली का उल्लेख हमको मिलता है। इसके बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि वैशाली साम्राज्य में जितने भी गणराज्य रहे हैं ये सभी लोकतांत्रिक प्रणाली के उदाहरण हैं। यहां तक कि वैशाली के पहले राजा विशाल का भी चयन चुनाव के द्वारा ही हुआ था। और जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया उसके 20 साल के पश्चात जब यूनान के राजदूत मैगास्थनीज भारत में आए, चंद्रगुप्त मौर्य का वो कार्यकाल था, उन्होंने भारतीय गणराज्यों के बारे में बहुत विस्तार से उल्लेख किया है कि कितनी सुंदर व्यवस्था उस समय पर इसकी हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि ये गणतंत्र प्रणाली, ये लोकतंत्र हमें विरासत में मिला है और हमने इसको दुनिया को दिया है। लेकिन आजाद भारत के बाद या आजादी के समय पर जो परिस्थितियां बनी, जब अंग्रेज इस बात के लिए मजबूर हुए कि उन्हें देश छोड़ना पड़ेगा, तब लोकमान्य तिलक की मांग पर संविधान सभा के गठन को मंजूरी मिली। और संविधान सभा जब देश आजाद हुआ उसके पश्चात संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कुल 165 बैठकें की। ये जो हमारा सेंट्रल हॉल है वहां 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें बोलने वाले पहले वक्ता थे आचार्य कृपलानी। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को मान्यता दी और इस संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी महोदय, वो 24 जनवरी 1950 को ही। और हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ और जिसके कारण देश में लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों का निर्माण हुआ। और लोकसभा के इस पवित्र मंदिर में, यानी इस लोकसभा में जो पहला सत्र प्रारंभ हुआ था वो था मंगलवार 13 मई 1952। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा, मावलंकर जी, उन्होंने अनेकों आदर्श परंपराएं इस सदन में स्थापित की। उसके बाद जो हमारे माननीय अध्यक्ष हुए उन्होंने भी अनेकों परंपराएं स्थापित की। और हमें कहते हुए खुशी है कि वो परंपरा जो तब प्रारंभ हुई थी हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष माननीय बिरला जी के समय तक अत्यंत प्रभावी रूप से चल रही है। और इसी के कारण से भारत में एक मजबूत और स्वस्थ संस्कृति, गणतंत्र संस्कृति, लोकतांत्रिक संस्कृति की नींव भारत में स्थापित हुई है। 1952 के बाद से अभी तक लगभग 71 सालों में अनेक विद्वान सांसदों के भाषण को सदन ने और देश ने सुना है। इसी सदन में जवाहरलाल नेहरू और पीलू मोदी, जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू जी और फिरोज गांधी, इन सबके बीच की नोकझोंक को भी सदन में और देश में लोगों ने सुना है। और जो ऐसे बड़े प्रमुख वक्ता थे जिन्होंने सदन में ऐतिहासिक वक्तव्य दिए हैं, उनमें मधुलिमे, डॉक्टर लोहिया, श्रीपद डांगे, आचार्य कृपलानी, इंद्रजीत गुप्त, ओम प्रकाश त्यागी, प्रकाशवीर शास्त्री, लाल कृष्ण आडवाणी, कार्तिक उराव, मधु दंडवते, ऐसे अनेकों नाम हैं जिनके सारे नाम यहां पर ले पाना संभव नहीं होगा। चलिए दादा, जो नाम आप बोल रहे हैं उनका नाम भी जोड़ लेते हैं। क्या नाम बोला उन्होंने? सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी हमारी नेता थी और सुषमा स्वराज जी के भाषण आज भी लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन भाषणों से। उनमें हम सभी लोग भी शामिल हैं। आएगा आगे उसका उनका नाम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से इन सभी नामों का उल्लेख किया है। माननीय चंद्रशेखर जी भी उसमें रहे हैं। और तब से लेकर अभी तक इस विशाल देश में लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से लोकतंत्र का अविरल प्रवाह जारी है। लेकिन इसमें महोदय एक अपवाद भी है। लोकतंत्र की जो धारा प्रवाहित हुई थी उसमें 26 जून 1975 से 23 मार्च 1977 का कालखंड
यानी आपातकाल के 21 काले महीने वो लोकतंत्र के इस मंदिर पर एक दाग है। अभी अधीर रंजन जी यहां पर होते तो अच्छा लगता, काफी सारी बातें वो कह रहे थे। और उस समय उन 21 महीनों में देश के सभी मौलिक अधिकारों का हनन करके देश ही पूरा जैसे कारावास में बदल गया था। लेकिन महोदय, हमारा देश का लोकतंत्र ही परिपक्व नहीं है, बल्कि देश की जनता भी परिपक्व और समझदार है। और इसलिए उसने एक रक्तहीन क्रांति करके लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से ही व्यवस्था को बदल दिया। और भारत के लोकतंत्र की सुंदरता देखिए महोदय, जब हम संसदीय प्रणाली पर बात कर रहे हैं तो आपातकाल के उन अंतिम दिनों में लोकतंत्र के इस दाग को हटाने के लिए बाबू जगजीवन राम, आचार्य कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, हेमवती नंदन बहुगुणा और चंद्रशेखर जी जैसे लोग भी सामने आए, जो कांग्रेस की संस्कृति में ही पले बढ़े थे। लेकिन उन्होंने देश के माथे के इस काले दाग को स्वीकार नहीं किया और संघर्ष का रास्ता अपनाया। और हमारी संसदीय प्रणाली पर समय समय पर अनेकों महत्वपूर्ण लोगों ने अपने विचार रखे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, इन सभी के विचार समय समय पर आए हैं। और सभी ने, मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, और सभी ने भारत के लोकतंत्र की ताकत और उसके महत्व को स्थापित किया है। इस समय पर हम जरूर अंबेडकर जी को स्मरण करना चाहेंगे, जो ड्राफ्ट कमेटी बने थे उसके वो चेयरमैन थे। और अंबेडकर जी ने ये कहा था कि हमने जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत जब स्थापित किया है तो हमें यह प्रतिज्ञा भी करना चाहिए कि हमारे रास्ते में जो बुराइयां खड़ी हैं उनको मिटाने में हम किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। और देश की सेवा का इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, ये अंबेडकर जी का मानना था। महोदय, ये विचार अंबेडकर जी के हैं। अब इसकी व्याख्या अलग अलग तरह से लोग अपने अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक मायने में उनका विचार एकदम स्पष्ट है, प्रतिज्ञा पूर्वक बुराइयों का समापन करना या मिटाना। अधीर जी अभी चले गए। हाँ, कोई नहीं है। चलिए, वो होते तो प्रतीक के रूप में हम उन्हीं को मान लेते, लेकिन वो नहीं है। तो ये देश जानना चाहता है कि क्या महोदय भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी राजनीतिक, नैतिक और सामाजिक बुराई नहीं है? और अगर जब ये है और देश के गरीब से गरीब आदमी का भी जब इस बुराई से बचाने के लिए उसका जनधन खाता खोला जाता है, तो क्या ये भ्रष्टाचार पर एक सबसे बड़ी नकेल नहीं है? वो उन परिस्थितियों में कि आजाद भारत के इतिहास में 57 सालों तक जिस पार्टी की सरकारें रही हैं देश में और प्रदेशों में, एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं और केवल 15 पैसे गांव तक पहुंचता है। तो क्या उस परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि जब ये जनधन योजना खाता खोला गया तो भ्रष्टाचार की बड़ी नकेल के रूप में कांग्रेस भी इसकी सराहना करती? और क्या यह देश के लोकतंत्र और संविधान निर्माता अंबेडकर जी के विचारों का सम्मान नहीं है? मैं फिर से अधीर जी को याद करना चाहूंगा, कई सारी बातें वो कहकर गए थे। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी बढ़ रही है। ये अपेक्षा होती है महोदय कि जब सदन में कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का नेता जब अपनी बात रखेगा तो कुछ अध्ययन के साथ में रखेगा। लेकिन ये कहते हुए खेद है कि बगैर अध्ययन के उन्होंने सारी बातें रख दी, केवल राजनीतिक आरोप लगाने के लिए आज के दिन का चयन किया, अन्यथा मुझे भी उनकी बातों का उत्तर नहीं देना पड़ता। उन परिस्थितियों में जब देश में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से हटके अलग हो गए, तब वो ये कहते हैं कि गरीबी बढ़ रही है। उन्होंने मनरेगा के बारे में भी आरोप लगाया कि इसको मरेगा बोल दिया गया। मनरेगा को मरने के लिए हमने नहीं छोड़ा, कांग्रेस ने छोड़ा। नाम तो दिया मनरेगा, लेकिन पैसा कितना दिया? अभी यहां पर होते तो वो सुनते कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारों ने 3 गुना ज्यादा पैसा इस मनरेगा योजना के लिए दिया है। हाँ,
जियो टैगिंग के माध्यम से सीधे खाते में आज पैसा पहुंचता है, जो वो नहीं कर पाए थे। अभी ये इससे बड़ी भ्रष्टाचार पर नकेल और क्या होगी। उन्होंने आज के दिन जब संसदीय प्रणाली के पक्ष में बातें करना थी, तब उन्होंने भारत के हमारी इस संस्था के सदन के क्वेश्चन आवर के बारे में भी बातें रखी कि बोलने नहीं मिलता। लेकिन आज कोई बताए कि पिछले ये 3 सत्र होने को आ रहे हैं, कौन यहां की कार्रवाई को बाधित कर रहा है, कौन यहां पर क्वेश्चन आवर होने से रोक रहा है। जो रोक रहे हैं वही ये सवाल खड़े करें कि उन्हें क्वेश्चन आवर में बोलने नहीं मिलता। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती। अभी महिला रिजर्वेशन पर भी वे अपनी बात रखकर बस्ता लेकर चले गए, लेकिन विचार करना चाहिए कि 57 साल तक शासन करने के बाद ये सारी बातें वो क्या इस बात के लिए छोड़कर गए थे कि देश में कभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे और उस समय देश की समस्याओं का निराकरण होगा। महिला रिजर्वेशन पर बोलने के पहले एक बार कम से कम उनको याद करना चाहिए था कि कांग्रेस ने इस दिशा में क्या काम किया। वो तो आज भी अगर चंद्रयान चांद पर उतर रहा है तो वो 1964 में नेहरू जी ने इसरो का गठन किया था। 74 बोला या 64 बोला उन्होंने, भाभा का गठन किया था। वो इसको इससे जोड़ते हैं कि तब भाभा का गठन हुआ था, यानी अनुसंधान प्रारंभ हुआ था, तो चंद्रयान जो आज जा रहा है उसका क्रेडिट कांग्रेस को जाना चाहिए। और इतनी बचकाना बातें इस सदन के भीतर कांग्रेस के किसी नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती। चंद्रयान तो अटल जी की कल्पना थी। अटल जी की कल्पना थी भाई चंद्रयान। महोदय, 75 सालों की ये संसदीय यात्रा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मरण के बगैर अधूरी है। और सभी इस बात को कोट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गर्व के साथ कहा कि उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए और देश रहना चाहिए और लोकतंत्र मजबूत बनना चाहिए। क्योंकि देश का लोकतंत्र महान है महोदय, और इसकी संसदीय यात्रा भी इतनी प्रेरणादायक है। उसको समझने के लिए 2 उदाहरण ही काफी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार सदन में आते हैं तो लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की सीढ़ियों पर वो माथा रखकर नमन करते हैं, जो ये साबित करता है कि लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर के प्रति भारतीय जनता पार्टी या देश के प्रधानमंत्री के मन में कितना सम्मान है। और जब उन्हें कांग्रेस के नेता लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देते हैं, जिन्होंने देश के माथे पर आपातकाल जैसा काला दाग लगाया, तो फिर देश की जनता को उन पर हंसी आती है। और लोकतंत्र की मर्यादा और उसका सम्मान देखना हो तो हमें एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री का आचरण देखना होगा कि इसी सदन के भीतर एक दिन जब वो प्रवेश कर रहे होते हैं और एक माननीय सदस्य का वक्तव्य चल रहा होता है तो वो वहीं ठहर जाते हैं, क्योंकि ये मर्यादा है कि जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य दे रहा हो तो उसको लांघ कर नहीं जाना चाहिए। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री तब तक वहां पीछे खड़े रहते हैं जब तक उस हमारे सदस्य का वक्तव्य पूरा नहीं हो जाता, उनका भाषण पूरा नहीं हो जाता। इससे ज्यादा देश की संसदीय प्रणाली पर देश के प्रधानमंत्री के विश्वास का और कौन सा दूसरा उदाहरण होगा। और यह घटना केवल आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाली ये घटना होगी। महोदय, अटल जी ने कई बातों के माध्यम से देश और लोकतंत्र के बारे में अलग अलग तरह से अपनी बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि हम केवल अपने लिए ना जिएं, औरों के लिए भी जिएं, हम राष्ट्र के लिए अधिकाधिक त्याग करें। अगर भारत की दशा दयनीय है तो दुनिया में हमारा सम्मान नहीं हो सकता, किंतु यदि हम सभी दृष्टियों से सुसंपन्न हैं तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी। दूसरा उन्होंने कहा था गरीबी, दरिद्रता और गरिमा का विषय नहीं है, बल्कि ये विवशता है, ये मजबूरी है, और विवशता का नाम संतोष नहीं हो सकता। ये दोनों बातों को उद्धत करने का केवल एक मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा से, इस दंश से न केवल देश को, गरीब को मुक्ति दिलाने का काम किया है, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करने का जो प्रयास किया उसकी निरंतरता जारी है। यहां मैं नेहरू जी को भी उद्धत करना चाहूंगा।
नेहरू जी ने संविधान सभा की बैठक में एक संकल्प पर चर्चा के दौरान कहा था 22 जनवरी 1947 को, मैं वो साथ में कांग्रेस उस पर आपत्ति करे तो उसके लिए मैं रिकॉर्ड भी लेकर आया हूं कि एक व्यक्ति जो भूखा है, गरीब है, जिसके शरीर पर पहनने को कपड़े नहीं है और उसके लिए वोट का भी महत्व नहीं है, हमें उस पर विचार करना है। महोदय, कितना विचार करना है? हम अपने इस महान लोकतंत्र में कब तक लोगों को भूखा और गरीब रखकर उनके वोट के महत्व की प्रतीक्षा करेंगे? 57 साल का समय कांग्रेस की सरकारों के लिए कम था क्या? जो ये पहले आपको वहीं से पूछना चाहिए, केवल उत्तर जा रहे हैं जिन्होंने प्रश्न किया था। ना, ये आप उस समय उधर बोलना चाहिए था, ये केवल मैं उत्तर दे रहा हूं। और यदि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उसकी गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री आवास का पक्का मकान उसको देते हैं, जिसके घर दीपावली के दिन भी बिजली का बल्ब नहीं जला, उसके घर में बिजली का कनेक्शन देते हैं, उज्ज्वला की रोशनी देते हैं, शौचालय देते हैं, कोरोना से लेकर अभी तक मुफ्त का राशन देते हैं, और ऐसा करते समय बिना किसी भेदभाव के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, सबको समान अवसर देते हैं, तो क्या ये उस गरीब को वोट का महत्व समझाने और देश में लोकतंत्र का सम्मान नहीं है? और अगर सम्मान है तो क्या कांग्रेस कभी इसके पक्ष में कुछ कहना चाहेगी? महोदय, अभी आप कह रहे थे कि ये विषय नहीं है आज का, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन जिस समय पर कांग्रेस के नेता इस बात को यहां पर रख रहे थे, मुझे आश्चर्य है कि आप में से किसी ने भी उनको ये नहीं टोका कि आज का विषय ये नहीं है। आज जब उसका उत्तर मिलना शुरू हो रहा है तब आप ये कह रहे हैं कि आज का विषय नहीं है। चलिए मैं उसी पर आता हूं जिस पर आज का विषय है। महोदय, इस सदन में अनेकों फैसले हुए हैं, लेकिन इस सदन में इतिहास की गलतियों को सुधारने वाले भी कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो इतिहास में दर्ज हुए हैं। इसी सदन के भीतर जम्मू और कश्मीर को लेकर भी अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। इसी सदन के सदस्य रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो गलती उस समय पर हो रही थी उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। मैंने क्या कहा? नहीं, आपको इतनी आपत्ति हो रही है। नहीं, आप ये बताइए, मैंने कब कहा कि हाउस में कहा? नहीं, मैंने कब कहा कि हाउस में कहा? मेघवाल जी, मैंने कब कहा? मैंने कब कहा कि वो हाउस में बोल रहे थे? प्लीज सिट डाउन। मैंने नहीं कहा ये कि वो हाउस में बोल रहे थे, लेकिन सदन का सदस्य रहते हुए उन्होंने कहा था और आपको सुनना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूं, सदन का सदस्य रहते हुए का आपको सुनना पड़ेगा। कश्मीर के मामले में आपको जो तकलीफ होती है, उस समय कश्मीर के लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य आपको ध्यान में नहीं आता। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं होती हैं, मासूम लोगों के साथ में उनकी इज्जत छीनी जाती है, उनकी हत्याएं होती हैं, उनका खून बहता है, तब आपको ध्यान में नहीं आता कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था। Nothing going on record except... और उस समय महोदय, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये कहा था कि देश में स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने की मांग करने वाले, आप सुन लीजिए इस बात को, शेख अब्दुल्ला क्या इस बात के लिए तैयार होंगे कि जम्मू कश्मीर के भीतर जम्मू और लद्दाख, वहां के लोगों को भी अवसर देंगे कि वो स्वतंत्रता की मांग करें और उनको मिले? ये उन्होंने कहा था और तब भी ये बात बोली थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा। सभापति महोदय, मैं जो भी कह रहा हूं वो देश के संसदीय इतिहास के संदर्भ में कह रहा हूं। यह पुरानी बात है जिसका उल्लेख मैंने किया है। दादा, इतनी फुर्ती से आप तब खड़े होते जब जम्मू कश्मीर पर यह बिल आया था और वहां से लोग विरोध कर रहे थे 370 समाप्त करने का, तब आपको ध्यान में नहीं आया कि आपको उसके बारे में, उसके विरोध में कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देश की अखंडता के साथ ये खिलवाड़ स्वीकार। दादा आप तो बैठ जाओ, कल्याण दादा आप तो बैठो।
before the court, that should not be discussed in the parliament. Yes. 370. हम जम्मू कश्मीर पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल इसके इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। We will go on the record and expense. और हमने ये देखा, अगर कुछ गलत हो जो नियम के विरुद्ध हो तो आप जरूर हटाइएगा, अगर कुछ गलत हो तो जरूर हटाइए। और हम सभी इस बात के गवाह हैं कि इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय अमित शाह जी जब धारा 370 और 35A के खात्मे का बिल लेकर आए तो इतिहास में दर्ज होने वाली बहस भी इसी सदन में हुई थी, और जिसका जवाब देते हुए दादा परेशान मत होइए, कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही है। आप अपने इस हथियार का उपयोग सारे वक्तव्यों में करते हैं, लेकिन तभी करते हैं जब बात यहां से रखी जाती है। जब वहां से बात होती है तब आपके हथियार बाहर नहीं निकलते। और इसका जवाब देते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व तो क्या, जान भी निछावर करनी पड़ी तो वो कर देंगे। कश्मीर भारत का अखंड और अटूट हिस्सा है। और आज धारा 370 और 35A की समाप्ति के साथ जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। महोदय, अब जो बात मैं कहना जा रहा हूं इनको शायद अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वस्थ विपक्ष का होना। स्वस्थ लोकतंत्र केवल सत्ता की जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें जिम्मेदारी और भागीदारी बराबरी से कैसी है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। हम सभी को याद होगा, इतिहास में रिकॉर्ड में मिल जाएगा, दादा तो जरूर ढूंढ निकालेंगे उसको। जब हम संसदीय परंपरा के 75 वर्षों की बात कर रहे हैं तो संसद के माननीय सदस्य मधु लिमय जी के नाम का उल्लेख भी मैं करना चाहूंगा। इंदिरा गांधी जी ने जब लोकसभा में बजट पेश किया वो आर्थिक लेखानुदान था, और भाषण जब समाप्त हुआ तो मधु लिमय जी ने तत्काल व्यवस्था का प्रश्न उठाया, लेकिन स्पीकर ने उनको अनुमति नहीं दी, सदन उठ गया। मधु लिमय जी स्पीकर के चैम्बर में गए और जाकर वहां उन्होंने कहा कि आज एक बहुत बड़ी गलती हो गई है कि आपने लेखानुदान तो प्रस्तुत किया लेकिन मनी बिल तो प्रस्तुत ही नहीं हुआ, और अगर ऐसा है आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, और अगर ऐसा है तो आज रात को 12 बजे के बाद देश के सारे कामकाज रुक जाएंगे, कोई भी महकमा 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाएगा। और ये सुनने के बाद जो स्पीकर महोदय थे वो भी हतप्रभ रह गए। रिकॉर्ड बुलाया गया, रिकॉर्ड बुलाने के बाद पाया गया कि मनी बिल प्रस्तुत नहीं हुआ है, और उसके बाद सुझाव भी, मैं मजबूत विपक्ष की बात क्यों कर रहा हूं, सुझाव भी मधु लिमय जी ने दिया। उन्होंने कहा कि अभी भी आपके पास समय है, आप तत्काल सभी विपक्षी नेताओं को बुलाइए और आज सदन की बैठक आप बुलाइए। और जानकर आप लोगों को हैरानी होगी, आप में से कईयों को शायद जानकारी भी होगी कि उस समय रेडियो से बाकायदा घोषणा कराई गई कि जो जहां है वो तुरंत वापस लौटे, और सदन की बैठक हुई और रात में बैठक करने के बाद में मनी बिल पास किया, और इस तरह से देश का कामकाज चला। ये है मजबूत और सकारात्मक विपक्ष। ये कांग्रेस के साथ ये विपक्ष था। हम वैसी उम्मीद तो कांग्रेस से नहीं करते, विपक्षी साथियों से नहीं करते, लेकिन सकारात्मक भूमिका में वो दिखाई दें, इतनी अपेक्षा जरूर हमारी होती है। महोदय, इसी सदन में बहुत सारे ऐसे कानूनों को भी हमने समाप्त किया है, 14 से ज्यादा ऐसे कानून जिनकी उपयोगिता लगभग समाप्त हो चुकी थी, उनके बारे में बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको खत्म करने में भी 75 साल 70 साल निकल गए, तब जाकर वो कानून समाप्त हुए। महोदय, जब संसदीय प्रणाली की बात आती है तो पूरा सदन एक है, इस पर चर्चा होती है, और आज इस सदन में उपस्थित विभिन्न विचारों और दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपने सभी साथी सदस्यों का मैं आह्वान करना चाहूंगा कि यह गौरवशाली यात्रा सामूहिक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि यह साझा है और यह हमारे सामूहिक प्रयासों की कहानी है। और अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और संकल्प से देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, और हम विश्व में एक महाशक्ति के रूप में जाने जा रहे हैं, और इस समय हम पूर्णतः भारतीय ज्ञान और भारत की अपनी आर्थिक ताकत के बूते बने संसद के नए भवन में प्रवेश करके
गुलामी के प्रतीकों को हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तब ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उस नए भवन को भावी पीढ़ियों और भविष्य के भारत की नींव रखने वाले लोकतंत्र के ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करें, जहां मंदिर के घंटे से नाद की तरह एक ही गूंज हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और विश्वास मानिए, 140 करोड़ भारतीयों के स्वप्न को हम सब मिलकर पूरा कर लेंगे। इस मंत्र में इतनी ताकत है, आवश्यकता है राजनीति का चश्मा आंखों से उतारने की। महोदय, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय सदस्य हैं आज दूसरा मानस बनाकर यहां पर बैठे हैं, और इसलिए अंत में मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां पर पहुंचने की कल्पना इसके पहले कोई कर नहीं सकता था। आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है, और इसलिए कुछ पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो परख रहे हैं तूफानों में कितनी ताकत है, वो देख रहे हैं आंधियों की कितनी आहट है, पर मन में संकल्पों की राहत है। कांटों से कीलित पथ पर कदमों की छाप उकेरी है, हाथों को वज्र बनाकर अंधियारों में दीप जलाती वह एक जान अकेली है, वह एक जान अकेली है। और इसी के साथ हम सभी कल जब उस नए सदन में प्रवेश करेंगे तो भविष्य के एक नए भारत के संकल्पों के साथ हम अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रवेश करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। थैंक यू। नाउ ऑनरेबल मेंबर श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Sir, here I stand here on behalf of the NCP here for this very important discussion, which was actually started by the Honorable Prime Minister on a very emotional note. And he, after a long time today, spoke as a statesman. So I was presuming that this debate was not about the tutu meme, which we usually do. But unfortunately, when the Treasury bench started speaking, he made it really political, which was not what the Honorable Prime Minister's speech says. So I will follow the Prime Minister's speech first, but I will seek your help, guidance and time for 2 minutes to give a few clarifications to the Honorable. I won't speak as much as he does, but in a small few clarifications before I make it a little political, with your permission, sir. Sir, India is the largest democracy in the world. Democracy, freedom, secularism, fraternity, equality. This is what B.R. Ambedkar ji gave us in this constitution, which we are also proud of. And this is what this organization, the Temple of Democracy Parliament, where we all are absolutely blessed that we have had the opportunity to speak on behalf of millions of Indians, to debate, deliberate, have discussions, and make sure that the last person becomes first. And that's what really the common agenda, I think, whether you're sitting on this side or this side becomes. And I appreciate the Honorable Prime Minister's speech today, where he appreciated that governance is continuity. Various people have contributed over the last 7 decades to build this country, which we all love equally. It's not that whichever side you love it less or more. Whether you call it India or Bharat, it's your own country. We're all born here. We're all blessed to be here. And I think I would take the point forward what Mehtabji said, that unity in diversity, this is the beauty of India. And I think that's what clearly comes across in most of the speeches which came. And I'd like to quote Dr. Ambedkar. The B.R. Ambedkar in the Constitution Assembly said that the Constitution is a federal constitution. The Union is not a league of states, nor in the states is the agencies of the Union deriving powers from each other. Both Union and the states are created by the Constitution. Both derive their respective authority from the Constitution. And here, unfortunately, I felt a little sorry because I am the 2009 Member of Parliament here. Clearly, this is a huge legacy that we have been blessed to have. But I would like to put on record 2 people who have not been mentioned by the BJP today, who I've been
highly influenced by in my parliamentary work, who come from the BJP, but I still feel that they were one of the tallest leaders and excellent, extraordinary parliamentarians who we looked up to. One was Honorable late Sushma Swaraj ji, and second was Shri Arun Jaitley ji, who constantly talk about cooperative federalism. It's not on this side or that side. Good work has to be established. So this building that we are all sitting in today, it was the Herbert Baker who opened this in 18 January 1927. And this building was built by sandstone. You know, Dushyant Singh ji comes from Dholpur. And fortunately enough, SP Baghel ji is here from Agra. ये जो मिट्टी जिससे बनाई है, ये आपके निर्वाचन क्षेत्र आगरा से आई है. So Agra and Dholpur have contributed substantially to build this building. So we should thank the contribution of Agra and Dholpur for this, and thousands of Indian artisans who we are so proud of, which teach us about our legacy, have contributed for this work. While we are here, everybody talked about Panditji, President Rajendra Prasad. These are walls which the Honorable Prime Minister, or every wall, every tile, every bench has a story to tell. They can't articulate it, but they have so many stories, decisions, controversies that these walls of this beautiful parliament have seen. And I would definitely like to put on record that besides, of course, all the Prime Ministers which the Honorable Prime Minister said, but there were people like C. Ram Gopal Chari ji, Sarvapalli Radhakrishna ji, Sardar Patel, Y.B. Chavan, C.D. Deshmukh, Madhu Dandaute, Pranab Mukherjee ji. In this debate will be completely incomplete if we don't talk about Pranab Mukherjee, who we all learned so much from here while we were sitting here. Sir. While we talk about various, lot of debate has gone about which bill. They did a lot of good work, we did a lot of good work. So nobody can take away from each other here. But I definitely like to make a few suggestions while we are here. See, sir, the average age, this is something for us to deliberate, which I'd like to highlight. These are just observations and suggestions for us to deliberate as a team. That the average age of today's parliament is much older than when we really started. And this is one of the youngest countries. So this is something we, whichever side you sit on, must think about this factor for sure. Plus the women MPs. I would like, most of these women here today have been asking about the women reservation bill. My friend Kanimoli, Dimple, everybody who's sitting here has been concerned about it. And all the parties are concerned and would support it. But there was a question Rakesh Singh ji raised, which I'd just like to put the record straight. That he said, "Itne salon se aapki sarkar thi, aapne kya kiya?" The first woman president of India, Pratibha Tai Patil, was from the Congress. The first Prime Minister of this country, a woman, Indira Gandhi ji, was from the Congress. The first Speaker who was a woman was Meera Kumarji, was from the Congress. So this is what he's done. And I would like to put one more thing on record, which probably Rakesh Singh ji missed out, that the women's reservation bill was also brought out. Unfortunately, we didn't have the numbers, so we couldn't pass it. That was also brought by the Congress. And the late Rajiv Gandhi ji and the then Chief Minister of Maharashtra, Sharad Pawar, were the first people who brought 33% reservation in every panchayat in this country. I'm very proud to say that Maharashtra was the first state to bring it to 33%, and then we raised it to 50%. So this is what has been done for women, and I take this opportunity that since we are all thinking here, deliberating here, 50% of India's population is women. So why don't we all deliberate in the new building, and maybe the first decision that the Honorable Prime Minister can take is ask, and we all support him if he brings in the reservation for women in Parliament and in assemblies. We all wholeheartedly support it. So there is another small observation which I would like to make. Please don't take it negatively. But this is the first session, as I mentioned, which has no deputy speaker. This must be the only session since independence where there has been no deputy speaker. So only term which has not had a deputy. So I wish Meghwalji was just here, but I would like to bring it to his and Prahladji's notice that he should take this issue up, that naye building mein ja rahe, so please, even if it's for a few months, we don't know when you're announcing election, but this is a record that there has been no deputy speaker in this term. So this is not something I think any of us should support. And Loksabha seating, sir. This is another suggestion I'd very humbly like to make, that the Loksabha seatings keep going up and down. In 1956 was the longest, which is 151 days. So why can't we have more days? We are all happy to, whatever we get elected for, to come here and deliberate and make sure we serve the nation. So isn't there something we can, Supreme Court also works, and sometimes
These ordinances which this government constantly brings, this is a record the amount of ordinances this government has got. So why don't we have more parliament dates? Why does government need to bring so many ordinances? And if there are such hurry, call for parliament. You, instead of having 4 sessions, have 6 sessions. What is the problem? The other thing is the number of voters have gone up. So constituencies are becoming huge now. So is that something that the government would, this is a very positive suggestion I'd like to make the government. The constituencies are going from 23 lakhs to 25 lakhs. Impossible for an MP to manage even with the MP lakhs that we get. So is there something that we can all deliberate in and see? Because anyway there are more seats coming there. Can there be another suggestion is stronger committees? The committees are wonderful, they do very good work. But can we have stronger committees, give them more authority? Could that be another suggestion? Another suggestion I'd like to make is question hour, sir. Question hour is something even Om Birla ji has always recommended in our all-party meetings. That can we find a consensus that that's 1 hour I would like to recommend as an MP I would write. That's one place we can really take the government to task. So can we unanimously suggest this, that no question hour, whoever sitting on which side should be disrupted. So this is something we should all consider, I think. Even when you're here. Even when you're here. We have seen him in the, well, many times, sir. Sir, another suggestion I'd like to make is private members' bill. Private members' bill, don't be hubris. Private members' bill, sir. It is, a lot of MPs work very hard and do a lot of work to bring those bills, but they're almost toothless. So can we strengthen that part where there is more meaning, more visibility, more authority in those bills? Maybe we can debate them, deliberate them and come. Otherwise, it's just a piece of document that we argue with it, but it goes nowhere. So I think that's one legislation we must look into and see what more we can do. Sir, even the opposition, I know it's a numbers game, but many times they are in a treasury bench. They get hours to discuss. Their ministers speak for 90 minutes sometime. And we are the opposition. So if Rakesh Singh ji really wants, there is a saksham opposition chahiye, like Madhu Dandavate ji, hame aur thoda waqt de dijiye. We will make some very good suggestions which will be productive. I have only not criticized. I have only given you suggestions. तो मुझसे अकेले नहीं, सबको थोड़ा विश्वास रखिए हम पे, हम लोग और दे देंगे. Sir, I think another thing which we need to do is the media. The Honorable Prime Minister was very gracious to the media today. And he said that the media we need to encourage for the time they put in. The media is not allowed here. So why can't we see what more visibility or what better way we can work with the media? Sir, another point I'd like to make is the support team, the secretarial, library and research work. With new technology coming in, is there more ways we can find out whether the research team can work better with every parliamentarian here, where the funds need to go up? India has a large budget, so why not we spend more money on the research and the library, more for research people in this thing? I think that would really make a lot of help and support to all the members of parliament, sir. Sir, another point I would like to bring to your notice is that Maharashtra has contributed substantially to the chair. I mean, the Honorable Prime Minister was very kind to take Malvankar ji's name, but I would like to put it on record that Shivraj Patil ji, Manoj Joshi sir, Sumitra Mahajan ji, he mentioned, but she was Miss Maharashtra, Mrs. Madhya Pradesh. So she was our daughter from Maharashtra who got married into Madhya Pradesh. So we have had a long legacy of very good parliamentary work. So I feel that Maharashtra has contributed substantially, and we are very proud to be integrated in this temple of democracy, for it to be fair and to be just. That's what which our constitution wants. Now, Rakesh ji's 2 small points I'd like to clarify. He talked about Bhrashtachar. Rakesh ji, I'm completely with you. आप भ्रष्टाचार के लिए कौन सी भी इंक्वायरी लगा दीजिए, we will support you 100%, because I remember the Honorable Prime Minister coming to Maharashtra आए थे, और तब एनसीपी के बारे में उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने, इट्स अ नेचुरली करप्ट पार्टी, और उन्होंने 2 इंक्वायरी के बारे में कहा था, एक इरिगेशन स्कैम के बारे में और दूसरा एक बैंक के बारे में. I request you with folded hands, with full humility, कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है आप पूरी कर दीजिए. I will support it wholeheartedly. So आपने जो भ्रष्टाचार का जो उठाया था, प्लीज आप कर लीजिए. We will support you wholeheartedly. ये दोनों नहीं और 4 भी है, कोई ACB जी है और बहुत सारे हैं. Another thing that you said about the Congress, which I repeat, that this is not about relationships. भाई तो मेरे 800 भाई है पार्लियामेंट में, एक थोड़ी है. So
my suggestion to you is there are many such cases which the Honorable Prime Minister was very deeply pained by. So I understand his pain. उनका जो दुख है भ्रष्टाचार के बारे में उनको जो करना है वो पूरी ताकत से हम उनके साथ खड़े रहेंगे. So is any such things he wants to do in Maharashtra, we will wholeheartedly support him and we will want to see where is these debates gone. And another thing that he said that कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा बीजेपी का आप देखें तो इट्स वेरी कांग्रेस हेवी. आज अगर आप महाराष्ट्र में या इधर यहाँ भी जब देखें ना तब बीजेपी कांग्रेस के वाले पुराने एनसीपी पुराने वो आपके यहाँ हमारे से ज्यादा है. हमारे यहाँ नए लोग आ रहे हैं लेकिन आपके यहाँ ज्यादा है. सो आई थिंक यू रियली नीड टू री इंस्पेक्ट. जैसे 60 साल में आपने किया 60 साल में जिन्होंने जो किया ना वो आप सारी वॉशिंग मशीन उस साइड में है, इस साइड में अभी कोई नहीं रहा. सो वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी आर कंप्लीटली विथ यू बिकॉज वी आर मोस्टली वेरी ऑनेस्ट, committed to the cause why we joined politics. Why did we all come to this temple of democracy? We came to this temple of democracy not here to just do a tutu meme. We genuinely wanted to influence policy to serve this nation for the betterment. यहाँ बैठो या यहाँ बैठो अच्छा ही सोचेंगे ना देश के लिए. ऐसा थोड़ी कहेंगे कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ सोचेंगे. So I think the larger picture, I would like to finish my speech by quoting Somnath Chatterjee ji, who was here for 10 terms. I said the greatness of Parliament lies not just in the majestic building, but is derived from sustained by quality of debates that take place inside the House. Thank you very much. So I think we take this opportunity that I'm eternally grateful and people from Baramati who gave me this opportunity to stand here because I have no identity here. My identity is my constituency and people. So I'm eternally grateful to be a part of this esteemed place which is a temple of democracy, and I commit myself to working here and working within the rules of the constitution. Thank you, madam. Thank you very much. Shri Girish Chandar ji. महोदय, आज मुझे संविधान सभा से अब तक 75वें वर्षों की संसदीय यात्रा, अब तक उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा में भाग लेने के लिए इस ऐतिहासिक दिन पर अवसर प्रदान किया. मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं. आपके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं. महोदय, आज हम धन्य हैं कि हमारे बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ, जिन्होंने उस जमाने में अपने इस भारत देश में फैली कुरीतियां, भेदभाव, ऊंच नीच, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए जीवन के अपने अंतिम समय तक कार्य करते रहे. हमारे प्रदेश में तो एक कहावत भी है, जाके पैर में फटे बिबाई सो का जाने पीर पराई. कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब ने स्वयं छुआछूत, ऊंच नीच और उत्पीड़न को सहा, जिसलिए उनको जब संविधान सभा में मौका मिला तो पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के लिए संविधान में उन्हें हक दिलाने का काम किया. महोदय, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान सभा की अंतिम सभा की बैठक में यह भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसके मानने वाले लोगों की नियत साफ नहीं है तो संविधान कभी अच्छा नहीं हो सकता. बाबा साहब ने इस संविधान को लिखकर 1950 में जब बाबा साहब संविधान को सौंप कर निकल रहे थे, उस वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य कृपलानी हुआ करते थे. तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि अम्बेडकर तुम आज बहुत खुश हो. बोला हाँ, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैंने इस देश के अंदर पहले राजा के देव परिवार में ही राजा पैदा होता था, मैं इस देश के अंदर भिखारी के परिवार में भी राजा पैदा करने की व्यवस्था मैंने संविधान में लिखने का काम कर दिया है. देश में राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, एक गरीब परिवार में भी राजा पैदा होने की व्यवस्था इस देश के अंदर मैं लागू करने का काम करता हूं. कृपाली ने कहा कि आपका समाज तो गरीब है, कमजोर है, अशिक्षित है, लाचार है, कमजोर है. हम उनका वोट पैसे के अभाव से लेने का काम करेंगे. हम आपके समाज का वोट उनको डरा कर लेने का काम करेंगे. उनका वोट हम खरीदने का भी काम करेंगे. लेकिन बाबा साहब ने आचार्य कृपलानी जी को एक बात कही, ये बात सही है आपकी कि मेरा समाज गरीब है, कमजोर है, पिछड़ा है, शोषित है, अशिक्षित है, लाचार है. लेकिन एक बात याद है कृपलानी जी, जिस दिन मेरा समाज अपने वोट की कीमत को समझ जाएगा तो तुम्हें भी लाचार बनाने का काम करेगा. और साथ ही जब आप उनका समाज ने वोट का महत्व समझा, अब वोट का महत्व समझने के बाद
1952 में जो पहला चुनाव हुआ। इस देश में जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो, देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को खत्म किया हो, इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना की हो, इस देश के अंदर भाईचारा कायम किया हो, इस देश में सभी को बराबरी का हक दिया हो, इस देश में राजा की वोट की कीमत एक तो भिखारी की वोट की कीमत भी एक करने का काम किया हो, ऐसे व्यक्ति को जब चुनाव में गए तो उस वक्त में कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू जी की हवा थी, उनका संदेश था पूरे देश में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे नेता को हराने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका विरोध करके और उनके पीए कजरोलकर को चुनाव जिताकर बाबा साहब को चुनाव हराने का काम किया। ये कितने दुख की बात है कि जो आज परम कुछ बाबा साहब अम्बेडकर साहब की बातें तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के साथ जो शोषण कांग्रेस ने किया, मैं समझता हूं किसी और ने तो शोषण करने का काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर साहब तो पहले चुनाव में हारे, कजरोलकर में हारे, तो मैं बधाई देना चाहता हूं उस मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को जो बंगाल से चुनाव जीत कर आए थे। खलीकुल जुमा साहब चुनाव जीत कर आए थे, खलीकुल जुमा साहब ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद बाबा साहब को चुनाव जिताकर संविधान भेजने का लोकसभा में काम किया और बाबा साहब फिर उसके बाद यहाँ कानून मंत्री बने। लेकिन सरकार में रिमोट किसके हाथ में था? आज इधर के लोग बड़े रिमोट की बात करते हैं, लेकिन उस वक्त भी रिमोट किसके हाथ में था? कानून मंत्री थे। बाबा साहब चाहते थे देश के अंदर कि अगर पुरुष को प्रधान देश माना जाता है देश, पुरुषों को और अधिकार हो तो महिलाओं को भी पूर्ण अधिकार इस देश के अंदर मिलना चाहिए। ये बाबा साहब इस देश के अंदर हिंदू कोड भी लेकर आए और हिंदू कोड भी लाकर देश में उन्होंने व्यवस्था दी कि देश के अंदर महिला चपरासी बनेगी तो इस देश के अंदर महिला अधिकारी बनने का भी काम करेगी। ये देश में महिला प्रधान बनेगी तो देश के प्रधानमंत्री भी एक महिला बनेगी। ऐसी व्यवस्था परम कुछ बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हिंदू कोड बिल में व्यवस्था देने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य है उस वक्त की सरकार ने बाबा साहब को इतना परेशान करने का काम किया, उन्होंने अंत में आकर कानून मंत्री से इस्तीफा कांग्रेस को देने का काम किया। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन साथियों, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस देश में बाबा साहब ने आर्टिकल 340 में पिछड़े को 27% का आरक्षण दिया, 341 और 342 में SC ST को 15%, 7.5% का आरक्षण देने की बात कही। 1952 में सरकार बनी, बाबा साहब ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के लोगों के लिए तो आरक्षण दिलाने की व्यवस्था कर दी। जब उन्होंने पिछड़ों की बात कही तो कांग्रेस ने कमीशन काका कालेकर के नाम से कमीशन बनाने का काम कर दिया। आरक्षण देने की बात नहीं करी, जो 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, काका कालेकर की कमीशन बनाने का काम कर दिया। उसके बाद मंडल कमीशन को बनाने का काम कर दिया। लेकिन 1989 में देश में फिर लोकसभा का 9वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। उसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी, जिस जनपद से मैं चुनकर आया हूं, आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी उसी 89 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा 9वीं लोकसभा चुनकर आई। जब 9वीं लोकसभा में चुनकर आई उस वक्त में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन उनके पास 3 वोटों की कमी पड़ रही थी, 3 सांसदों की कमी थी। मानव काशीराम साहब से बहन कुमारी मैत्री जी आदरणीय बीपी सिंह जी मिले, उन्होंने कहा कि आप हमें 3 वोटों का समर्थन दे दो, पत्र हमें दे दो, इस देश के प्रधानमंत्री पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो परम पूज्य बाबा साहब मानव काशीराम साहब ने कहा ठीक है, बोले इसके बदले कोई मंत्री ले लो, मंत्री पद ले लो। बोला मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं इस देश में मेरी 3 मांगे, अगर इस बात अगर आप मांगेंगे तो मैं आपको समर्थन पत्र दे दूंगा। ये बड़ी खेद की बात है कि कांग्रेस के इतने लंबे समय से इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने नाचने वालों को, गाने वालों को, खेलने वालों को तो भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करने का काम किया, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा उसे भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मैं चाहता हूं, मैं समर्थन आपको दे दूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले परम कुछ बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना पड़ेगा। बीपी सिंह जी ने कहा ठीक है, मैं आपकी शर्त को मानता हूं। दूसरी हमारी मांग है, ये देश धर्मनिरपेक्ष देश के नाम से जाना जाता है, इस देश में सबको बराबरी का अधिकार है, संविधान के तहत सबको बराबरी का हक है, ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, इसलिए किसी भी धर्म को ये इजाजत नहीं कि दूसरे धर्म का शोषण इस देश के अंदर करने का काम कोई व्यक्ति करे। और तीसरी मांग मानव काशीराम साहब ने कहा
कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश में अभी तक लागू नहीं हुई। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में 27% का आरक्षण इन पिछड़े समाज के लोगों को दिया है। मैं चाहता हूं देश के अंदर कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो और पिछड़े समाज को तो आर्टिकल 340 में ये व्यवस्था दी थी कि 27%, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो राजनीतिक में हो, उनको हक और अधिकार मिले। बीपी सिंह जी ने उस वक्त हाँ कर दी, प्रधानमंत्री बन गए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित कर दिया। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात आई तो बीपी सिंह जी भी हीबा वाली करने लगे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। माननीय काशीराम साहब ने कहा अगर आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं करोगे तो मैं वोट के अभाव पर धरना दूंगा। उन्होंने वोट के अभाव पर धरना दिया और कहा बीपी सिंह जी से कि देश हमारा, राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा माननीय श्री काशीराम साहब ने देने का काम किया था और कहा था बीपी सिंह जी की सरकार में कि हम वोट से लेंगे पीएम और सीएम और आरक्षण लेंगे एसपीडीएम, ये नारा दिया। और साथियों बाद में माननीय काशीराम साहब ने जब वोट के अभाव पे 6 महीने तक धरना चलता रहा, माननीय 2 मिनट धरना चला तो बीपी सिंह जी जब कहने लगे अगर आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की तो मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा। तो उस वक्त में फिर रात को 12 बजे देवीलाल जी उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो प्रधानमंत्री हुआ करते, उनसे मिले माननीय काशीराम साहब कि आप चिंता ना करें, आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट की मेरी वकालत करो, मैं आपको अगला देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। वहां से माननीय काशीराम साहब की तरफ को देखकर बोले तुम्हारे पास 3 तो सांसद हैं, तुम मुझे देश का प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे? बोले मैं ऐसे बना दूंगा कि मैं 22.5% खुद बैठा हूं और 54% की वकालत कर रहा हूं पिछड़ों को वोट का अधिकार, पिछड़ों का आरक्षण को लागू करने के लिए। तो सारे 85% के लोग तुम्हें वोट देंगे, तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। तब ये बात चली पता बीपी सिंह को। बीपी सिंह ने रात को 12 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट को बुलाया और देश के अंदर 27% का आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। कांग्रेस चाहती इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को तो आज पिछड़े समाज के लोग तो बात करते हैं कि अगर पिछड़े समाज के लोगों को 27% का आरक्षण, चाहे वो हिंदू हो चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, 27% के आरक्षण की बदौलत तो आज नौकरी और जो पा रहे हैं, तो आज नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत पे चुनाव जीत कर जा रहे हैं, ये किसी और की बदौलत नहीं, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के आर्टिकल 340 के 27% के आरक्षण की बदौलत ये लोग जीत कर जा रहे हैं। तो मैं चाहते ना कहते मानवर आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज 75 साल इस देश की आजादी को हो गए हम लोग। कृपया समाप्त कीजिए। लेकिन दलितों के साथ जो बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था दलितों को दी थी, वो अभी भी वो अपने अधिकार से वंचित है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान जहां एक दलित समाज का युवक मूछ रखना तो रखता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब करने की घटना घटित होती है। पूरे देश में दलितों के ऊपर शोषण हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ये देश में अगर आप चाहते हैं कि तरक्की बढ़े तो आप दलितों के शोषण को रोकने का काम करो, दलितों को उनके बराबरी का अधिकार में लाओ और दलितों की लड़ाई को अपनी लड़ाई की लड़ो, वो भी आपके अपने परिवार के हैं। तो मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहूंगा कि 75 साल में आज हम लोग संकल्प लें कि जब नए संसद भवन में हम प्रवेश करें, इस लोकतंत्र के इस मंदिर से, पुराने मंदिर से जाकर नए मंदिर हम जाएं, तो वहां पर सरकार की सोच बदले और पूरे देश में जो दलितों को पूरा अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद हो और हर दलित को न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम रखना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री एसटी हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस डिबेट में बोलने का मौका दिया। 75 साल का इतिहास सुबह से हम लोग सुन रहे हैं। अच्छी बातें भी हैं, मीठी भी हैं, खट्टी भी हैं, सभी कुछ है। हमने प्रधानमंत्री जी का पहली बार सकारात्मक भाषण भी सुना, जिसमें पहली बार हमने देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक इंसान जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ इस दल से पहली बार सुनी। वो फ्रीडम फाइटर जो 9 साल तक जेल में रहे और उन्होंने देश को उस वक्त संभाला था जब हमारे देश में गाड़ियों में लकड़ी के पहिए चला करते थे। साइंस टेक्नोलॉजी में हम कहीं नहीं थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़े
और हम इस दौर में आ गए कि जहां सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां और हर तरह की सुविधाएं हमें मैसर हैं। ये हमारी तरक्की होती चली गई। सर, मैं जब पहली बार सदन में आया, मैं तो पहली बार का सांसद हूं, मैंने सदन का शेप देखा, मुझे बापू का वो रंग बिरंगी गुलदस्ता याद आ गया। यहां पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर रंग के लोग मौजूद थे और इस गुलदस्ते की खूबसूरती मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर देखी। सर, हमने वो दौर भी देखा था, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद बहुत मिसेस इंदिरा गांधी भी तशरीफ लाई और इंदिरा गांधी के जमाने में जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट करा था, हम एटॉमिक पावर भी बने थे, वो भी पल हमारे लिए स्मरणीय है और गौरवशाली हैं। इसी तरह से हमारे देश ने इंसानियत की हमेशा खिदमत करी और 1971 में जब बराबर के मुल्क में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इंसानियत पे जुल्म हो रहे थे तो हमारी प्रधानमंत्री जी ने अपनी फौजें उतार दी और उस मुल्क को इन आफतों से और इन जुल्मों से बचा लिया था। ये तमाम बातें हमारे देश में होती चली आई। सर, हम ये जानते हैं बहुत सी चीजें नकारात्मक भी हमने देखी। इस 17वीं लोकसभा में हम आए, हमारे एक साथी हमारे साथ थे जो देश के नेता हैं, जिनको ऐसे ऐसे चार्जेस में फंसाया गया जिनका नाम आजम खान साहब है, वो इसी हमारे कोलीग थे। कहीं मुर्गी चोर, कहीं बकरी चोर, कोई भैंस चोर, अब पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया और आज भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उस नेशनल लीडर के साथ ये सब कुछ हुआ और जब हमने अपने संरक्षक से शिकायत करी तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अध्यक्ष जी को भी अब बहुत असहाय पाया। हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश करी, हमें टाइम नहीं मिला। सर, प्रजातंत्र में ये परंपराएं हमारी समझ में नहीं आती कि प्रजातंत्र इस तरह से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हमने 7वीं लोकसभा में सर हमारे कुछ ऐसे बिल पास हुए, सीए आ गया, 3 तलाक का बिल आया, 370 को हटाया गया, जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की दिल आजारी हुई। और इसका संदेश क्या गया देश के अंदर? संदेश ये गया कि किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे परेशानी होने लगी, किसी को मस्जिद पे, किसी को मदरसे पे परेशानी होने लगी। क्या ये वही बापू का देश था जहां पे हम सब ने प्यार मोहब्बत से मिलके मंदिरों के तहखाने में एक तरफ नमाज पढ़ते थे, एक तरफ पूजा करते थे? हमने इस तरह से देश को आजाद कराया है जब हम एक थाली में खाना खाते थे। आज हम किस जगह पे आ गए कि यहाँ मंदिर ना हो, यहाँ मस्जिद ना हो, यहाँ अजान ना हो, यहाँ नमाज ना हो। अरे क्या पैदा करने वाला मेरा और है और आपका कोई और है? पालनहार क्या अलग अलग हो गए? सर, ये राजनीति बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आज हमने ये नहीं समझा तो आगे आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में है। हमें प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने सर कानून पास करे। हम चाहते हैं कि हम इस लोकसभा से दूसरी लोकसभा में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्यार मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द, सर्वधर्म संभाव और वासुदेव कुटुंबकम के फंडामेंटल पे हम आगे बढ़ें, तभी हम दुनिया में महाशक्ति बन सकते हैं। हम नई पार्लियामेंट के अंदर सर चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए। समाजवादी पार्टी उसकी पक्षधर है, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि SC, ST और OBC और मुस्लिम्स का भी उसके अंदर अलग से रिजर्वेशन हो और ये रिजर्वेशन पार्टियों के ऊपर लागू हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं लागू होना चाहिए। पार्टियां अपने हिसाब से वुमेन्स को टिकट दें। कहीं ऐसा ना हो कि जहां जहां हमारे बड़े बड़े नेता खड़े होते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन उनसे नाराज है तो उसको महिला डिक्लेयर कर दे। सर, हम चाहते हैं कि नई पार्लियामेंट के अंदर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और स्ट्रेंथन किया जाए ताकि एक सांप्रदायिक सौहार्द बने। लोग मौका उठा रहे हैं देश के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप और स्ट्रेंथन करेंगे, प्लीज सुन लिए, स्ट्रेंथन करेंगे तो हम प्यार मोहब्बत से, एकता से और सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमनी तहजीब से अपनी नस्लों को ये तहजीब दे के चले जाएंगे। वरना हमारी नस्लें
यकीन जानिएगा हमें कभी याद नहीं करेंगी, वो हालात पैदा ना हो जाएं। आज देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान बहुत फिक्रमंद है, बहुत परेशान है कि हमारी नस्लों का आगे क्या होगा, कहां हमें इंसाफ मिलेगा और कहां हमारी बात सुनने वाला कोई होगा या नहीं होगा। हालांकि मैंने देखा इस पार्लियामेंट के अंदर, मैं धन्यवाद देता हूं अपने स्ट्रेटेजी बेंच वालों को कि जब भी हमने कोई समस्या, लोगों की समस्या की बात करी तो इन्होंने हमारी मदद करी। जब भी हमने कोई क्वेरीज करी तो इन्होंने हमारी मदद करी। हमारे मनभेद हरगिज नहीं है, हमारे मतभेद जरूर हैं, वो हम पार्लियामेंट के अंदर हैं और बाहर हम सब एक हैं। सर, G20 हुआ, हमें खुशी है कि देश का नाम आगे बढ़ा। ऐसे आयोजन पहले भी बहुत